वजीर हमें सिर हिलाकर एक फाइल अंगद के हाथ में रख देता है। अंगद फाइल ओपन करता है तो वजीर बताना शुरू करता है, बोस ये है मिसेज मीरा अमितेश रायचंद। अमितेश और मीरा ये दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते हैं। मीरा अमितेश को एक रात रोड पर भागते हुए मिली थी। अमितेश ने मीरा को डरा धमकाकर शादी की है। ऐसे ही वजीर मीरा और उसकी छोटी बहन पीयू के बारे में सब बता देता है। ये सब सुनकर अंगद के होठों के किनारे फैल जाते हैं। वह वजीर को जाने का इशारा करता है और अपनी गर्दन थोड़ा टेढ़ा करते हुए कहता है, अमी मेरे दोस्त, ओ सॉरी मेरे जानी दुश्मन, मैं आ रहा हूँ तुमसे आर पार की लड़ाई करने, मैं आ रहा हूँ बहुत जल्द। ये बोल वो पागलों की तरह हंसने लगता है। महक रात को अमितेश के मेंशन में ही रुक जाती है। उसने अपने दादू को फोन करके बता दिया था कि वो आज घर नहीं आने वाली। नील अमितेश के दिए हुए काम में बिजी था। वह काम से सीधा अपने घर आता है। रात काफी होने की वजह से और ज्यादा थके होने के कारण नील का ध्यान महक की ओर नहीं जाता। अमितेश के रूम में अमितेश मीरा को फ्रेश होने के लिए वॉशरूम लेकर जाता है। वो खुद ही मीरा को रेडी करता है। मीरा ने एक लूज सा प्लाजो सूट पहना हुआ था। अमितेश खुद भी रेडी होने के बाद मीरा को अपनी बाहों में उठाकर नीचे डाइनिंग हॉल में लेकर आता है। मीरा अमितेश को कई बार मना करती है पर अमितेश तो था ही एक नंबर का जिद्दी इंसान। उसकी एक भी नहीं सुनता। अमितेश मीरा को अपनी साइड वाली चेयर पर बैठाता है और खुद उसके बगल में आकर बैठ जाता है। दादी है चेयर पर बैठी मुस्कुराते हुए उन दोनों को देख रही होती है। अमितेश मीरा को अपने हाथों से खाना खिलाता है। क्यों वो खुद से नहीं खा सकती थी। अमितेश मीरा को खाना खिलाते हुए हिदायतें दे रहा होता है, अच्छी बच्ची की तरह रेस्ट करना और अपनी दवाई टाइम से ले लेना। और एक बात और, अमितेश अपनी बात बोलते हुए बीच में दर्द से आह भरता है क्योंकि उसकी जंगली बिल्ली ने उसकी उंगली पर काट लिया था। मीरा अनजान बनते हुए अमितेश की ओर चिंता भरे चेहरे के साथ देखती है और पूछती है, क्या हुआ। मीरा अमितेश की ओर आंख मारती है। ये देख अमितेश की आंखें छोटी हो जाती हैं। अमितेश मीरा के मुंह के आगे खाना करते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस आजकल की बिल्लियों के दांत बहुत पैने हो गए हैं। स्ट्रेंज। मीरा अमितेश की बात सुन कुछ नहीं बोलती। अमितेश मीरा को रूम में छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके साथ नील भी होता है। महक के रूम में मीरा की बात सुनने के बाद से महक की नींद तो मानो जैसे उड़ी जाती है। ऐसा नहीं था कि महक नील को पसंद करती थी या उसे उससे प्यार था, पर यह कहना भी गलत नहीं था कि अब उसके दिल में नील के लिए कुछ फीलिंग्स पनपने लगी थी। स्पेशली वो सब होने के बाद नील का उसकी साइड लेना, उसके दादू से मिलवाना। नील अमितेश को उसका आज का शेड्यूल बता रहा होता है तो वही अमितेश का ध्यान कहीं और ही था। नील बोलते हुए एक नज़र अमितेश को देखता है। अमितेश को कहीं खोया देख नील चुप हो जाता है। अमितेश की तंद्रा फोन की रिंगटोन से टूटती है। वह प्रेजेंट में आते हुए अपने फोन को देखता है। फोन स्क्रीन पर मीरा का नाम फ्लैश होता देख अमितेश के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह मुस्कुराते हुए फोन रिसीव करता है। नील अमितेश के बदलते हुए एक्सप्रेशन देख समझ जाता है कि मीरा ने ही फोन किया होगा। वह बिना कोई नॉइस किए अमितेश के कैबिन से निकल जाता है। अमितेश मीरा से उसकी तबीयत का पूछता है। वह बात करके फोन रखने वाला होता है तभी उसे मीरा की धमकी भरी आवाज आती है, खबरदार जो फोन कट किया तो। अमितेश मीरा की धमकी सुन फोन को फिर से अपने फेस के सामने कर लेता है और कहता है, अच्छा जी, अब धमकी भी देने लगी। मीरा इतराते हुए कहती है, हाँ दे सकती हूँ, जब मन करे तब धमकी भी दे सकती हूँ और तुम्हें सुननी भी होगी। अमितेश एक प्यारी सी स्माइल के साथ पूछता है, जी बोलिए बेगम साहिबा, क्या खिदमत की जाए आपकी। मीरा पूरे शानो शौकत के साथ कहती है, तो सुनो, तुम्हें ज्यादा काम करने की परमिशन नहीं है और ना ही खुद को हट करने की। अभी तुम्हारे जख्म भरे नहीं है। मीरा कुछ देर चुप हो जाती है और फिर बोलती है, और हाँ जल्दी घर आ जाना। अमितेश, जो हुक्म मेरे आका। और कुछ। मीरा और अमितेश दोनों वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। मीरा ना में सिर हिला देती है और अमितेश को एक फ्लाइंग किस करती है। वही अमितेश भी मीरा को फ्लाइंग किस देता है और कॉल एंड कर देता है। कॉल खत्म होने के बाद अमितेश नील को बुलाने के लिए बेल प्रेस करता है। नील बेल सुन जल्दी से अंदर आता है। अमितेश अपने फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, कल के एक्सीडेंट के बारे में कोई न्यू अपडेट। नील हमें सिर हिलाकर कहता है, जी सर, आपका शक सही था। अमितेश, जिसकी आंखें मीरा से बात करते हुए नॉर्मल थी, अब उनमें खून उतर जाता है। वह अपनी लाल आंखों से नील को देख बोलता है, अंगद के लिए एक तोहफे का इंतजाम करो। नील वहां से जाने लगता है तभी अमितेश उसे रोकते हुए कहता है, मेक श्योर गिफ्ट देख उसको शौक लगना चाहिए। अमितेश, जिसकी आंखें मीरा से बात करते हुए नॉर्मल थी, अब उनमें खून उतर जाता है। वह अपनी लाल आंखों से नील को देख बोलता है, अंगद के लिए एक तोहफे का इंतजाम करो। नील वहां से जाने लगता है तभी अमितेश उसे रोकते हुए कहता है, मेक श्योर गिफ्ट देख उसको 440 वोल्ट का कट लगना चाहिए। नील जी सर बोलकर वहां से चला जाता है।
नील अमितेश के ऑफिस से निकलने के बाद अमितेश के सबसे काबिल मेंबर को फोन कर कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। वही अमितेश नील की तरफ से गुड न्यूज का वेट कर रहा होता है। वह अपने चेयर पर बैठे टेबल पर उंगलियों को टैप कर रहा होता है। अमितेश अपने आप से कहता है, इस बार तुम्हें अपने किए हर गलत कामों की सजा मिलेगी, स्पेशली मेरी मायूं को हट करने की। महक मीरा को दवाई देती है। महक मीरा से कम ही बात कर रही होती है, इसकी वजह तो आप सभी को पता ही है। मीरा का महक को नील की शादी के लिए टोकना। मीरा महक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए पूछती है, अच्छा महक, ये बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। मीरा का सवाल सुन महक की आंखों में नमी तैर जाती है। वो खुद को संभालती है और एक नकली स्माइल चिपकाते हुए कहती है, फैमिली में सभी है पर मेरे साथ अभी सिर्फ मेरे दादू ही है। मम्मी है पर कहाँ पता नहीं। मीरा महक की आवाज में भारीपन महसूस कर लेती है। वो महक को अपने पास बैठाती है और उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहती है, अच्छा, और हम कौन है? क्या अब हम तेरी फैमिली नहीं है? मीरा द बिजनेस टाइकून अमितेश रायचंद की वाइफ इतनी नर्म दिल, इतनी डाउन टू अर्थ होगी, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। महक मीरा के अपना कहने पर भावुक हो जाती हैं। वह अपनी आंखें में नमी छुपाते हुए हाँ में सिर हिलाती है और मीरा के गले लग जाती है। वो गले लगे हुए ही कहती है, आप बहुत अच्छी है, कोई नहीं कह सकता आप एक बिलियनरी बिजनेसमैन की वाइफ है। महक की बात पर मीरा उससे पूछती है, अच्छा जी। महक हाँ में सिर हिलाकर कहती है, आप बहुत अच्छी है, बिल्कुल आम इंसान की तरह, वरना आपकी जगह कोई और होता तो पक्का घमंडी होता। शाम के 5 बजे अंगदमान अपने विला में एक लड़की के साथ मेकआउट कर रहा होता है। तभी उसका फोन रिंग करता है। अंगद 2 बार तो फोन को इग्नोर करता है, लेकिन फोन बार रिंग करने से वो डिस्टर्ब हो जाता है। वो उस लड़की से साइड हटकर फोन रिसीव करता है। समय बीतने के साथ साथ अंगद के चेहरे के भाव भी गंभीर हो जाते हैं। उसके हाथ मुट्ठियों में भींच जाते हैं, उसके चेहरे की नसें कस जाती हैं। उसके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, अमितेश। अंगद उस लड़की को छोड़कर अपने कपड़े पहनता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। अंगद के जाने के बाद वह लड़की भी वहां से चली जाती है। अमितेश के ऑफिस में अमितेश अपनी वॉच में टाइम देखते हुए खुद से कहता है, अब तक तो अंगद को मेरा सरप्राइज मिल गया होगा। ये बोल उसके फेस पर विजयी मुस्कान आ जाती है। तभी नील डोर नोककर अंदर आता है। अमितेश नील को बोलने का इशारा करता है। नील अमितेश के सामने टैब कर बोलता है, सर, हमारे आदमियों ने उनके सबसे इम्पोर्टेंट जगह पर अटैक किया है और इसमें हमारे साथ आईडी भी थी। अमितेश टैब को साइड कर कहता है, आज से तुम्हारी सैलरी डबल। नील अविश्वास से अमितेश की ओर आंखें फाड़े देखता है। वह अपने मन में, क्या अभी मैंने जो सुना वो सब सच है? मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा। नील का भ्रम अमितेश की आवाज सुन टूटता है। अगर नहीं चाहिए तो? अमितेश की बात पूरी होने से पहले नील नामे सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं सर, चाहिए मुझे। अमितेश के मेंशन में आज सारा दिन बेड पर पड़े रहने की वजह से मीरा कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़ी हो गई थी। दादी के साथ बात करने का उसका मन नहीं था और महक भी मीरा को दवा देकर अपने दादू से मिलने चली गई थी। मीरा ने जैसे तैसे करके आज का दिन काटा है। वह बेसब्री से अमितेश के आने का वेट कर रही होती है। शाम के 5 बजने तक भी जब अमितेश नहीं आता तो मीरा को गुस्सा आने लगता है। वो खुद से बड़बड़ाती हुई कहती है, देख रही हूँ आजकल इनकी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। मेरे कहने के बाद भी अभी तक नहीं आए। आने दो, फिर बताती हूँ इस घर पर बोस कौन है। मीरा खुद से बात करते हुए ही अपनी भड़ास निकाल रही होती है। शाम के 6:30 बजे अमितेश नील को जाने का कहकर खुद भी घर के लिए निकल जाता है। करीब 7 बजे अमितेश घर में एंटर करता है। वह देखता है कि लिविंग हॉल बिल्कुल खाली है। ये देख वो लंबे कदम भरते हुए अपने रूम की ओर बढ़ता है। वो रूम में आकर देखता है कि मीरा फोन में कोई मूवी देख रही है। उसने कानों में ईयरफोन लगा रखे थे। अमितेश मीरा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन ये क्या, मीरा उसे एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखती। वह बड़े ही आराम से फोन में देखे जा रही थी। अमितेश को मीरा का बिहेवियर थोड़ा चेंज्ड लगता है। वह मीरा का अटेंशन पाने के लिए अपना गला साफ करता है। मीरा फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। ये देख अमितेश शॉक्ड हो जाता है। वह मीरा को देख चेंज करने के लिए वॉशरूम चला जाता है। अमितेश के जाने के बाद मीरा अपना सिर उस ओर घुमाती है जिस ओर अभी अमितेश गया था। मीरा अपने फेस पर एक डेविल स्माइल लाते हुए कहती है, मिस्टर रायचंद, अगर तुम्हें मैंने अपनी उंगलियों पर नहीं नचाया तो मेरा नाम भी मीरा अमितेश रायचंद नहीं। ये बोल वह फिर से मूवी देखने लग जाती है। अमितेश नहाकर बाहर आता है। वह मीरा का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए गेट को जोर से बंद करता है, पर मीरा उसकी ओर एक बार भी नहीं देखती। अमितेश मीरा की ओर देखकर अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए खुद से सवाल करते हुए कहता है, क्या ये मुझसे नाराज है? पर मैंने क्या की? या तभी अमितेश को मीरा की धमकी याद आती है। वह अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, ओह नो, मैं तो भूल ही गया था। चल बेटा अमितेश, मना अपनी जिद्दी बीवी को।
अमितेश नहाकर बाहर आता है। वह मीरा का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए गेट को जोर से बंद करता है, पर मीरा उसकी ओर एक बार भी नहीं देखती। अमितेश मीरा की ओर देखकर अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए खुद से सवाल करते हुए कहता है, क्या ये मुझसे नाराज है? पर मैंने क्या की? या तभी अमितेश को मीरा की धमकी याद आती है। वह अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, ओह नो, मैं तो भूल ही गया था। चल बेटा अमितेश, मना अपनी जिद्दी बीवी को। अमितेश बिना शर्ट पहने मीरा की ओर जाता है। वह मीरा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वही मीरा सिर्फ अमितेश को ये दिखा रही होती है कि वह अमितेश को कम्प्लीटली इग्नोर कर रही है, पर हकीकत में वह अमितेश के हर कदम पर अपनी नज़र रख रही थी। मीरा अमितेश को खुद को ऐसे देखता देख अपने मन में सोचती है, ये अमित क्या करने वाला है? ये मीरा अपने मन में सोच ही रही होती है, पर उसने एक बार भी अमितेश की ओर नहीं देखा था। अमितेश ने इस वक्त सिर्फ एक टॉवल लपेटता हुआ था। उसके शरीर पर पानी की बूंदें हीरे की तरह चमक रही थी। मीरा चोर नजरों से अमितेश को देखती है। अमितेश का इतना हॉटी एंड सेक्सी लुक देख उसका गला सूखने लगता है। वह अपन के थूक निगलते हुए खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है, कंट्रोल मीरा कंट्रोल, तू अमित से नाराज है, तू ऐसे बहक नहीं सकती। मीरा एक लंबी सांस लेते हुए खुद को नोर्मल करती है। अमितेश मीरा के ऊपर झुककर अपना सिर हिलाता है। उसके गीले बालों से पानी मीरा पर गिरता है। मीरा अमितेश की इस हरकत पर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि वो उसे मनाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मीरा अपने हाथों से अपना फेस साफ कर लेती है, पर अभी भी अमितेश को नहीं देखती। अमितेश मीरा को कोई रिस्पॉन्स न देता देख वहां से अपना फोन उठाकर क्लोजेट के पास चला जाता है। वही मीरा अमितेश को ऐसे जाता देख उदास हो जाती हैं। अब तो अमितेश मुझसे प्यार ही नहीं करते। अमितेश कपड़े पहनकर मीरा के पास आता है और उसकी ओर देखे बिना बोलता है, शांति आंटी ने तुम्हें बुलाया है। चलो, आपको शांति आंटी तो याद है ना? ये वही है जिसकी बेटी के साथ सौरभ सिंह के भाई ने गलत हरकत की थी। ये मीरा और अमितेश दोनों को बचपन से जानती है। मीरा ने मूवी पहले ही पोज कर रखी थी। वह अमितेश की बात पर कोई जवाब देती उससे पहले ही अमितेश उसके पास जाकर उसे गोद में उठा लेता है। मीरा अमितेश को कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है तो उसे याद आता है कि वह अभी अमितेश से गुस्सा है, इसलिए वह अमितेश को बिना कुछ कहे अपना मुंह बंद कर लेती है। अमितेश मीरा को अपनी बाहों में उठाए नीचे आता है। वह मीरा को अपनी कार में बैठाता है और खुद ड्राइवर सीट पर आकर बैठ जाता है। अमितेश एक नज़र मीरा को देखता है और फिर अपना फेस सामने देखने लगता है। उसके फेस पर एक रहस्यमयी स्माइल आ जाती है। वही मीरा अमितेश को उसे न मनाता देख मायूस हो जाती हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह अपनी नम आंखों से अमितेश को देखते हुए अपने मन में बोलती है, इनको मेरे बोलने ना बोलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो मजा आ रहा होगा ना, मेरी बकबक से पीछा जो छुटा इनका। अमितेश मीरा की ओर देखकर उससे कहता है, अपने इस छोटे से दिमाग में कुछ ऊट-पटांग मत सोचो, बेचारा थक जाएगा। मीरा को अमितेश के बोलने पर थोड़ी खुशी होती है, पर उसकी बात का मतलब समझ उसका मुंह बन जाता है। वह अमितेश की ओर गुस्से में उंगली करती है, फिर वह अपनी उंगली को मोड़कर सामने देखने लगती है। वह अपने मन में, एक बार बात शुरू होने दो, फिर बताती हूँ इस खड़ूस को, बहुत पर निकल आए हैं इसके। अमितेश एक होटल के सामने आकर कार रोकता है। मीरा क्यूरियोसिटी में अपना सिर घुमाकर देखती है। वह शांति आंटी के पास जाने वाले थे, पर ये तो एक होटल है। मीरा ये सब अपने मन में बोल रही होती है। अमितेश कार से उतरकर मीरा की साइड जाता है और डोर ओपन करता है। वह झुककर मीरा को अपनी बाहों में उठा लेता है। मीरा अमितेश से पूछना तो चाहती थी, पर अपनी नाराजगी बरकरार रखती है। अमितेश मीरा की चुप्पी देख मन में बोलता है, क्या बात है, मेरी बिल्ली अब तक चुप है। अमितेश मीरा को बाहों में उठाए होटल के अंदर एंटर करता है। मैनेजर समेत सारा स्टाफ अमितेश के आगे सिर झुकाए खड़े हुए थे। मीरा एक नज़र अमितेश को देखती है जो अच्छे से तैयार हो रखा था। फिर मीरा खुद पर नज़र डालती है। उसने बहुत ही कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। ये देख मीरा का पारा और हाई हो जाता है। खुद तो अच्छे से बन ठन कर आए हैं और मुझे ऐसे उठा लाए जैसे मैं कोई भिखमंगी हूँ। मीरा अपने गाल फुलाते हुए अमितेश को गुस्से से घूरती है। अमितेश मीरा को एक आलीशान और वेल डेकोरेटेड रूम में लेकर आता है। मीरा अपनी गर्दन घुमाकर रूम को देखती है। उस रूम में हल्की लाइट जो कि रंग बिरंगी कैंडल्स से हो रही थी। उसे वहां पर कुछ ज्यादा तो दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा स्टाफ सिर झुकाए उन दोनों के वेलकम के लिए खड़े हुए थे। अमितेश मीरा को अपनी बाहों में लिए वीआईपी लिफ्ट की ओर बढ़ता है। अमितेश मीरा को एक आलीशान और वेल डेकोरेटेड रूम में लेकर आता है। मीरा अपनी गर्दन घुमाकर रूम को देखती है। उस रूम में हल्की लाइट जो कि रंग बिरंगी कैंडल्स से हो रही थी। उसे वहां पर कुछ ज्यादा तो दिखाई नहीं दे रहा था, पर कहीं कहीं उसे रोज की पेटेल्स जरूर दिख रही थी। अमितेश मीरा को बैठाने के बाद मीरा के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। वहां पर लाइट रोमांटिक म्यूजिक बज रहा होता है। मीरा भले ही जुबान से कुछ नहीं बोल रही थी, पर अमितेश मीरा की आंखों में क्यूरोसिटी देख पा रहा था।
अमितेश मीरा को अपनी ओर देखता देख आंख मारते हुए कहता है, वाइफी, आज मुझे देखकर ही पेट भरने का इरादा है क्या, या तुम कुछ और खाना चाहती हो? अमितेश की डबल मीनिंग बात सुन मीरा के गाल शर्म से पूरे लाल हो जाते हैं। वह अपने सिर को झुकाकर अपनी एम्बेरसमेंट छुपाने की कोशिश करती है। मीरा को शर्माता देख अमितेश का मन कर रहा था कि मीरा को जी भरकर प्यार करे। अमितेश मीरा को देख रहा होता है। यह महसूस कर मीरा को और शर्मा रही थी। तभी वहां पर एक वेटर खाना लेकर आता है। खाना सर्व कर वह वेटर वहां से चला जाता है। वेटर के जाने के बाद अमितेश अपनी चेयर को मीरा के पास करता है। बेचारी हमारी मीरा बस चुपचाप एक जगह ही बैठी हुई थी, वो खुद से हिल भी नहीं सकती थी। अमितेश मीरा को खाना खिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, तभी मीरा अपने लेफ्ट हैंड से स्पून उठाकर खाने की कोशिश करती है। राइट हैंड पर तो प्लास्टर लगा हुआ था। मीरा कई बार ट्राई करती है पर सही से नहीं खा पाती। ये देख अमितेश एक स्पून मीरा के फेस के सामने कर बोलता है, बिना कोई ना नुक्कड़ किए खाना खाओ। अमितेश ये सब कमांडिंग टोन में कहता है। मीरा बिना कुछ बोले खाना खा लेती है। अमितेश मीरा को खिलाते हुए खुद भी खा रहा होता है। उसने अपने और मीरा के लिए हेल्थी खाना ऑर्डर किया था। डिनर करने के बाद अमितेश मीरा को फिर से अपनी बाहों में उठाता है और उसे बालकनी में ले जाता है। मीरा बस अमितेश के वीआईपी ट्रीटमेंट को एंजॉय कर रही होती है, पर चेहरे पर नाराजगी जता रही थी। अमितेश मीरा को बालकनी में रखे एक सोफे पर बैठाता है और वेट करने का कहकर वापस रूम में चला जाता है। मीरा वहां बैठे हुए अपने और अमितेश के बचपन की खट्टी मिट्टी यादों में खो जाती है। अंगद के विला में अंगद अपने रूम का हर एक सामान जमीन पर फेंक रहा होता है गुस्से में। पूरा रूम तहस नहस हो रखा होता है। वह फ्लावर पॉट मिरर पर मारते हुए कहता है, ये तूने ठीक नहीं किया अमितेश। जंग का ऐलान कर रहा है ना तू। असली जंग क्या होती है ये मैं बताऊंगा तुम्हें। जस्ट वेट एंड वॉच। महक शाम के समय अपने यानी नील के घर चली जाती है। वह जाकर सीधा दादू के रूम में चली जाती है। वह दादू के रूम में बिना नोक किए चली जाती है। वह अपने सामने का नजारा देख शॉक्ड रह जाती है। वह भागकर दादू के रूम में एंटर करती है। वहां पर दादू और नील मिलकर शतरंज खेल रहे होते हैं। दादू नील के हाथी को मारते हुए हंसकर कहते हैं, बरखुरदार, ये लो तुम्हारा हाथी भी शहीद हो गया। अब क्या गंवाना चाहते हो, घोड़ा या वजीर? इतना कह वो खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। वहीं नील अपने बाहर हुए हाथी को देख निराशाजनक स्वर से बोलता है, तुम चिंता मत करो प्रिया, मैं तुम्हारी शहीदी को जाया नहीं होने दूंगा। अब देखना यहाँ लाशें बिछेगी, लाशें, अब होगा प्रतिशोध। सावधान दादू। ये सब नील पूरे जोश में आ जाता है। वही महक गेट के पास खड़ी होकर उन दोनों की नौटंकी देख रही होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि दादू और नील दोनों उसे यहाँ ये सब करते हुए मिलेंगे। वह दादू को नील के साथ इतना सहज होकर खेलते हुए हंसते हुए देख खुश हो जाती हैं। उन दोनों को देखते हुए उसके फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। यूएस में अबीर पीयू का पूरा ध्यान रखता है। वो कभी उसे मसाला टी बनाकर देता तो कभी हॉट बोतल रखता। अबीर खुद एक डॉक्टर था, इसलिए उसे अच्छे से पता था कि ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वही पीयू को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, पर उसे अबीर से बहुत शर्म आ रही होती है। वो कई बार अबीर को मना कर चुकी थी, पर अबीर उसकी एक नहीं सुनता। पीयू फ्रेश होकर अपने रूम में आती है तो उसे अपने सामने अबीर अपने हाथों में चाय लिए खड़ा मिलता है। पीयू शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है और अबीर को बिना कुछ कहे अपने बेड पर चली जाती है। अबीर पीयू को चाय देकर कहता है, अब कैसा फील हो रहा है, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? अबीर पीयू के पेट पर हाथ रखकर उससे पूछता है, यहाँ पर या फिर यहाँ? वह अपना हाथ थोड़ा नीचे कर पीयू के चेहरे की ओर देखता है। पीयू बस ना में सिर हिला देती है, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो अबीर को जवाब नहीं देगी तब तक वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अब तक हमने पढ़ा कि अबीर पीयू का बहुत ध्यान रख रहा होता है। अंगद मान ने भी जंग का ऐलान कर दिया था। वही अमितेश इन सब से अनजान या यूं कहे अपने मन की शांति के लिए मीरा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। वो अपनी जान अपनी प्यारी सी वाइफ को मनाने की भरपूर कोशिश कर रहा होता है। अब आगे पार्क में एक लड़की मुंह फुलाए एक डेस्क पर बैठी हुई थी। वो लड़की और कोई नहीं हमारी छोटी मीरा थी। उसकी मोटी मोटी आंखों में हल्की नमी थी। वो अकेली वहां पार्क में बैठी रो रही थी। तभी वहां पर एक छोटा सा लड़का, जी हाँ हमारा छोटा हीरो अमितेश, एक बड़े से टेड्डी के साथ पार्क में आता है। वो बड़ी मुश्किल से उस टेड्डी को कैरी किए हुए था, क्योंकि वह टेड्डी अमितेश के साइड से बहुत बड़ा था। फिर भी वह मीरा के लिए उसे उठाए हुए था। अमितेश मीरा के पास जाकर उस टेड्डी को मीरा के डेस्क पर रख देता है और खुद मीरा के सामने आ जाता है। मीरा अमितेश को देखकर अपना मुंह साइड कर लेती है। अमितेश फिर से मीरा के आगे आकर खड़ा हो जाता है। मीरा अपना मुंह घुमाती उससे पहले अमितेश आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लेता है। वह अपनी पॉकेट से एक कैंडी फ्लावर निकालकर मीरा के सामने कर देता है। कैंडी फ्लावर देख मीरा के मुंह में पानी आ जाता है। वह अपनी नजरों को कैंडी फ्लावर लिए अमितेश के हाथ पर थी।
वह अपनी आंखें फेरना चाहती थी पर कहते हैं ना, बच्चों का मन खाने पीने की चीज देख ललचा जाते हैं। अमितेश मीरा का हाथ पकड़कर उसके हाथ में वो कैंडी फ्लावर दे देता है। मीरा अमितेश के हाथ से कैंडी फ्लावर ले लेती है, पर फिर भी उससे बात नहीं कर रही थी। अमितेश मीरा के पीछे से एक बड़ा सा पिंक कलर का क्यूट सा टेड्डी उठाकर लाता है। टेड्डी को देख मीरा की आंखें खुशी से चमक जाती है। वह अपनी चमकती आंखों से अमितेश के हाथ में रखे टेड्डी को देख रही होती है। दरअसल मीरा को टेड्डी बहुत पसंद थे। मीरा ही नहीं बल्कि लगभग हर लड़की को टेड्डी पसंद होते हैं। अमितेश टेड्डी को वापस डेस्क पर रख मीरा के सामने कान पकड़कर सॉरी मांगता है। मायूं, सॉरी, प्लीज, आगे से मैं कभी भी लेट नहीं होऊंगा, पक्का प्रॉमिस। अमितेश को माफी मांगता देख मीरा खुश हो जाती हैं, लेकिन अपने फेस पर नकली नाराजगी दिखाते हुए अमितेश को डांटते हुए कहती है, ठीक है, पर पहले तुम 10 सिटअप्स करो। अमितेश मीरा की बात सुन खुश हो जाती हैं। वह जल्दी से हामी भर सिटअप्स करना शुरू कर देता है। मीरा किसी बोस की तरह काउंटिंग शुरू करती है। 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1। अमितेश हैरानी से मीरा की ओर देखता है और मासूम सी शक्ल बनाकर मीरा से कहता है, मायूं, दिस इज चीटिंग, तुम चीटिंग कर रही हो। मीरा अमितेश की बात सुन खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। वो हंसते हुए अमितेश के पास नीचे घुटनों के बल बैठ जाती है। वह अपने चेहरे को अपने हाथों पर रखकर अमितेश से बोलती है, मैं चीटिंग कर रही हूँ। तो तुमने क्या किया था? 2 मिनट का बोलकर आधे घंटे बाद आए हो। ये देखो घड़ी में, तुमने कहा था 5 पर आने से पहले तुम यहाँ मेरे पास आ जाओगे। अब घड़ी में 11 हो गए हैं। अमितेश मीरा से एक बार फिर से माफी मांगता है और खड़ा हो जाता है। मीरा अमितेश को माफ कर देती है। मीरा इन यादों में खोई हुई होती है, तभी अमितेश आकर मीरा के कंधे पर हाथ रखता है, जिससे मीरा होश में आ जाती है। वह अमितेश की ओर देखती है पर कहती कुछ नहीं। अमितेश मीरा को कुछ न कहता देख उसके सामने आकर बैठ जाता है। वह मीरा के हाथों को अपने हाथों में लेकर उन पर प्यार से अपने होठों से छू लेता है। मीरा बस बुद्ध बनी अमितेश को देखे जा रही होती है। अमितेश मीरा के गाल पर अपना हाथ रख देता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, जान, प्लीज टॉक टू मी, प्लीज। तुम्हें पता है ना, मैं सब कुछ सह सकता हूँ, बस तुम्हारी नाराजगी नहीं। मीरा अमितेश की बातों से पिघल रही थी। वह अपना हाथ अमितेश के हाथों से छुड़वा लेती है। अमितेश मीरा को अपनी बाहों में उठाता है और उसे रूम में ले आता है। रूम में अब लाइट ऑन थी तो मीरा आराम से रूम की डेकोरेशन देख पा रही थी। रूम को मीरा के फेवरेट कलर पिंक कलर के बैलून से सजाया हुआ था। बेड पर रोज पेटेल से आई एम सॉरी लिखा हुआ था। अमितेश मीरा को बड़े ही प्यार से बेड पर बैठाता है जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। मीरा ने अमितेश को बहुत पहले ही माफ कर दिया था। वो तो अब बस अमितेश के मजे ले रही होती है। अमितेश मीरा को बैठाने के बाद उसके हाथ में एक पिंक कलर का बड़ा सा सॉफ्ट सा टेड्डी देता है। मीरा टेड्डी को देखकर इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि मीरा को अमितेश के अलावा आज तक किसी ने भी टेड्डी नहीं दिया था। वह टेड्डी को लेकर अपने साइड में रख देती हैं और टेड्डी को कसकर हग कर लेती है। मीरा टेड्डी को अपने पास कर उसे किस करने लगती है तो अमितेश झट से टेड्डी को साइड कर देता है और अपना गाल आगे कर देता है। मीरा के होंठ टेड्डी की जगह अमितेश के गाल को टच कर जाते हैं। मीरा अमितेश को गुस्से से घूर कर देखती है, क्योंकि अमितेश ने जल्दबाजी में मीरा के टेड्डी को जमीन पर गिरा दिया था। मीरा टेड्डी को अपने पास कर उसे किस करने लगती है तो अमितेश झट से टेड्डी को साइड कर देता है और अपना गाल आगे कर देता है। मीरा के होंठ टेड्डी की जगह अमितेश के गाल को टच कर जाते हैं। मीरा अमितेश को गुस्से से घूर कर देखती है, क्योंकि अमितेश ने जल्दबाजी में मीरा के टेड्डी को जमीन पर गिरा दिया था। अब हम और आप क्या ही कर सकते हैं जब अमितेश खुद कुल्हाड़ी पर पैर मारना चाहता है। लड़कियां अपने टेड्डी या सॉफ्ट टोज को लेकर बहुत अटैच्ड होती है। मीरा अपने मिस्टर टेड्डी को जमीन पर गिरे हुए देख अपने लेफ्ट हैंड से अमितेश को दूर धकेलती है। मीरा अमितेश को हटाने के लिए अपने लेफ्ट पैर का भी इस्तेमाल करता है। अमितेश जल्दी से उस टेड्डी को मीरा के पास रखता है। वह जल्दी से अपनी गलती मानते हुए माफी मांगता है। आई एम सॉरी, ये गलती से हो गया। मीरा अमितेश को इतना हड़बड़ाकर अपनी गलती मानते हुए देख हंसने लगती है। वह अपने एक हाथ से अमितेश के गाल को खींचती है। वह पाउट बनाकर बोलती है, ओ माय गॉड, दा अमितेश रायचंद दा बिजनेस टाइकून। एक लाइन बोलने में इतना हकला रहा है, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? अमितेश मीरा के चिढ़ाने से चिढ़ जाता है। वह एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, वाइफी प्लीज डोंट टीज मी अदरवाइज। मीरा अमितेश के चेहरे पर एक उंगली चलाते हुए पूछती है, अगर मैं ना रुकूं तो क्या करोगे मिस्टर एक्डू? अमितेश मीरा के हाथ को पकड़कर रोक देता है। वो खुद को कंट्रोल कर बोलता है, इट्स हार्ड टू कंट्रोल, डोंट डू इट। खुद को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, मत करो ऐसे। मीरा को आज अमितेश से हर बात का बदला लेना था, इसीलिए वो क्यूट सी शक्ल बनाकर कहती है, क्या हुआ हब्बी? मीरा अमितेश की चेस्ट पर हाथ रखकर उंगली से सर्कल बनाते हुए पूछती है,
क्या हुआ, मेरा छूना अच्छा नहीं लग रहा? अमितेश मीरा को बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहता है, मायूं, माय लव, ये अभी इन सब का सही समय नहीं है। तुम्हें चोट लगी है, सो डोंट डू दिस। पर मीरा भी एक नंबर की जिद्दी थी, हो भी क्यों ना अमितेश की वाइफ जो ठहरी। मीरा अपना हाथ नीचे की ओर सरका देती है। मीरा के हाथ के साथ साथ अमितेश की सांसें गहरी होने लगी थी। अमितेश चाहता तो एक सेकंड में मीरा को रोक सकता था, पर वो उसे हट नहीं करना चाहता था। वही मीरा अमितेश के चेहरे की ओर देखती है। अमितेश के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही होती है। ये देख मीरा एक डेविल स्माइल करती है। अमितेश मीरा को मुस्कुराते देख अपने मन में सोचता है, क्या चल रहा है अब इसके दिमाग में, ये स्माइल क्यों कर रही है, अब क्या खिचड़ी पक रही है इसके दिमाग में। मीरा अमितेश की शर्ट के एक एक कर बटन खोलने शुरू करती है। अमितेश मीरा के हाथ को पकड़कर उसे खुद से दूर कर कहता है, देखो, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, इसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। नील दादू के साथ शतरंज खेल रहा होता है, तभी दादू की नज़र वहां खड़ी महक पर जाती है। दादू महक को आवाज लगाकर अंदर आने के लिए कहते हैं, अरे महक बेटा, वहां क्यों खड़ी हो, इधर आओ और अपने पति की मदद करो खेलने में। दादू की बात सुन महक और नील दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नील दादू के साथ शतरंज खेल रहा होता है, तभी दादू की नज़र वहां खड़ी महक पर जाती है। दादू महक को आवाज लगाकर अंदर आने के लिए कहते हैं, अरे महक बेटा, वहां क्यों खड़ी हो, इधर आओ और अपने पति की मदद करो खेलने में। दादू की बात सुन महक और नील दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों के ही लिए यह मूवमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। दादू महक को अंदर न आता देख फिर से बोलते हैं, गुड़िया, क्या सोच रही है, आना। महक सिर हिला देती है और अंदर आकर उन दोनों के पास खड़ी हो जाती हैं। दादू महक का हाथ पकड़कर उसे नीचे की ओर झुकाता है। अब महक नील के पास बैठी होती है। सभी मिलकर शतरंज खेलते हैं। ये खेल महक को बहुत पसंद था, लेकिन हालातों की वजह से वो काफी समय से खेल नहीं पाई थी। दादू नील और महक की ओर देखता है और अपने मन में बोलता है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, ये लड़का महक को हमेशा खुश रखेगा। चलो, कम से कम महक ने अपना जीवन साथी एकदम फर्स्ट क्लास चुना है। दादू महक को अपनी ओर आने का इशारा करते हैं। महक दादू के करीब जाकर खड़ी हो जाती हैं। दादू महक से धीमी आवाज में पूछते हैं, ये बता, तेरी चॉइस इतनी अच्छी कब से हो गई। महक को दादू का टोन समझ नहीं आता। वो कंफ्यूजन में दादू को देखती है। उसे अपनी ओर देखता देख दादू बोलते हैं, ये हीरा कहाँ से मिला तुझे। महक अब क्या ही कहती अपने दादू से कि वो शादीशुदा नहीं है। दादू महक की शादी की बात सुनी इतने खुश थे कि महक से उन्हें सच बताए नहीं बनता था। वह दादू को कोई जवाब नहीं देती, बस उनके सवाल पर हल्का सा स्माइल कर देती हैं। अमितेश मीरा को मनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा होता है, यहाँ तक कि एक टेडी गिराने के लिए भी सॉरी मांगता है। वही मीरा भी अमितेश के पूरे मजे लेती है। अब आगे दादू नील और महक को उनके रूम में जाने के लिए बोलते हैं, अच्छा बच्चों, अब बहुत रात हो गई है, अपने रूम में जाओ और सो जाओ। नील और महक दोनों फोर्सफुली स्माइल करते हुए वहां से निकल जाते हैं। दोनों बाहर आकर एक राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि दादू के सामने वे दोनों पति पत्नी थे। आपको तो याद ही होगा, मंदिर में नील ने मिस्टर आहूजा के सामने महक को अपनी पत्नी बताया था। अब दादू भी वही थे तो उन्होंने भी इस झूठ पर यकीन कर लिया। अब नील के घर में 2 ही रूम थे। एक रूम में तो दादू ने कब्जा जमा लिया था, अब उन दोनों के पास सिर्फ नील का ही रूम था। महक नील के बोलने से पहले ही नील के रूम में चली जाती है। नील भी महक के पीछे पीछे अपने रूम में आ जाता है। महक नील के रूम में अपनी नज़र दौड़ाती है। सारा कमरा तहस नहस कर रखा था। वो एक नज़र अपने पीछे खड़े नील को देखती है और फिर सब समेटने लगती है। नील जल्दी से महक को रोकते हुए कहता है, अरे तुम ये सब रहने दो, मैं कर लूंगा। असल में नील को इस समय बहुत एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। उसके अंडरगारमेंट्स, गीला टोवल, मैले कपड़े सब इधर उधर पड़े थे। नील महक के हाथ से सामान लेता है और सबको रोलकर एक कोने में रख देता है। अब रूम का सारा कचरा कहना गलत नहीं होगा, सब एक कोने में पड़ा था। महक कभी नील को देखती तो कभी उस कोने में। महक अपनी नामे गर्दन हिलाकर सोफे की ओर बढ़ती है सोने के लिए। नील महक को रोकते हुए कहता है, सुनो। महक नील के बोलने पर रुक जाती है। वह टर्न होकर नील की ओर देखती है। नील महक के पास आकर बोलता है, तुम्हें नहीं लगता हमें अभी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करनी चाहिए, डोंट यू थिंक। महक इस बात को अवॉइड करना चाहती थी, पर अब नील के सामने से बोलने पर वो हमें सिर हिला देती है। नील महक को बेड पर बैठने का इशारा करता है। दोनों ही बेड पर दूर दूर बैठे हुए थे। नील महक की ओर देखे बिना पूछता है, तुम्हारा जवाब क्या है। महक नील के पूछने पर थोड़ी असहज हो जाती हैं। वो हकलाते हुए कहती है, वो मैं। नील महक की ओर सरक जाता है।
वो महक के हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से समझाते हुए कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। महक की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो नील से नजरें मिला सके। नील का आसपास होना ही उसे असहज कर देता था। नील ने महक के दिल में बिना कुछ किए ही अपनी जगह बना ली थी, जिसका पता खुद नील को भी नहीं था। वो महक को प्यार नहीं करता था। उसके और महक के बीच में जो कुछ उस रात हुआ, उसका जिम्मेदार वो खुद को समझ रहा था। नील और महक दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ फीलिंग्स रखते थे, पर इस बात से दोनों ही अनजान थे। नील महक से पूछता है, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई है? कोई बॉयफ्रेंड या कोई जिसे तुम प्यार करती हो? महक नील की बात सुन जल्दी से ना में सिर हिला देती है। नील को महक की ना सुन एक अनजानी सी खुशी मिलती है। वो फिर से महक से पूछता है, तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई एतराज है? मेरा मतलब, कोई इश्यू? महक अपना सिर नीचे कर लेती है। उसके गाल हल्के लाल हो जाते हैं। वो सिर झुकाए हुए ही ना में सिर हिलाती है। नील महक के हाथ को दबाते हुए कहता है, देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं दे रहा, और तुम्हें भी अपनी माँ के लिए हाँ करने की जरूरत नहीं है। रही तुम्हारी माँ की बात, तो अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अपनी माँ की बात आते ही महक को याद आता है कि उसकी माँ अभी जिंदा है और नील के पास ही है। ट्रीटमेंट की बात सुन महक को घबराहट होने लगती है। वह नील की ओर देखकर पूछती है, माँ को क्या हुआ है? क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? बस एक बार प्लीज, प्लीज बस एक बार। नील महक को शांत करवाते हुए कहता है, ठीक है, लेकिन कल, अभी रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। महक सिर हिलाकर वहां से उठ जाती है। वह सोफे की ओर जाने लगती है, तभी उसे नील की आवाज सुनाई देती है, वहां नहीं, बेड पर सो जाओ। महक का दिल ये सुन धक से रह जाता है। वह घबराहट में अपनी उंगलियों को दबाने लगती है। वह डरते हुए पीछे मुड़ती है तो देखती है कि नील एक पिल्लो उठाकर उसकी ओर ही आ रहा होता है। नील महक के पास आकर उसे बेड पर जाने का इशारा करता है और खुद सोफे पर जाकर एडजस्ट होने की कोशिश करता है। सोफा इतना बड़ा नहीं था कि 6 फुट का नील उस पर सही से आ जाए। नील ही क्यों, उस सोफे पर तो महक भी सही से नहीं आ सकती थी। नील अपना आधा शरीर सोफे पर एडजस्ट करता है और बाकी का सोफे से लटका लेता है। महक वहां खड़ी यह सब देख रही होती है। वह नील के पास जाकर बोलती है, तुम वहां बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ। नील महक की आवाज सुन उस ओर मुड़ता है तो आगे का नेक्स्ट चैप्टर में, सोफा इतना बड़ा नहीं था कि 6 फुट का नील उस पर सही से आ जाए। नील ही क्यों, उस सोफे पर तो महक भी सही से नहीं आ सकती थी। नील अपना आधा शरीर सोफे पर एडजस्ट करता है और बाकी का सोफे से लटका लेता है। महक वहां खड़ी यह सब देख रही होती है। वह नील के पास जाकर बोलती है, तुम वहां बेड पर सो जाओ, मैं यहाँ। नील महक की आवाज सुन उस ओर मुड़ता है तो अब आगे। नील महक की ओर देखने के लिए मुड़ता है तो सीधा फर्श पर गिर जाता है। वही महक नील को सोफे से गिरता देख खिलखिलाकर हंसने लगती है। नील जल्दी से उठता है और महक को घूर कर देखता है। वो एक तरह से महक को घूर कर चुप करवा रहा होता है। फिर महक नील को ऐसे गुस्से में घूरता देख और जोर से हंसने लगती है। वो हंसते हुए अपना पेट पकड़ लेती है। हंसने की वजह से महक की सांसें फूलने लगी थी, पर उसकी हंसी थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही होती। नील महक को खुद का मजाक बनाते देख खींच जाता है। वो महक को बाजू से पकड़कर अपनी ओर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है, स्टॉप लाफिंग और यू वॉन्ट आई स्टॉप यू। हंसना बंद करो, या तुम चाहती हो मैं बंद करूं? महक अपने मुंह पर हाथ रखकर ओके बोलती है। वह हंसना रोक देती है, पर अगले ही पल उसकी हंसी छूट जाती है। नील महक को वार्निंग देते हुए ऊंची आवाज में कहता है, मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, मुझ पर हंसना बंद करो। महक अपनी हंसी कंट्रोल करती है। दरअसल नील के चिल्लाने की वजह से महक नील से डर जाती है। अब हंसी की जगह उसके फेस पर डर के भाव नजर आ रहे थे। नील महक को डरा हुआ देख उससे सॉरी बोलता है। मीरा अमितेश को एक्साइट कर रही होती है। वही अमितेश खुद पर कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश करता है। आखिर में अमितेश मीरा को रोकने के लिए उसके मुलायम होंठों पर होंठ रख देता है। वह पूरे पैशन के साथ पूरी शिद्दत से मीरा के होंठों का रस पी रहा होता है। मीरा भी सब कुछ भूलकर अमितेश के किस में इन्वॉल्व हो जाती हैं। उसका लेफ्ट हैंड अमितेश के बालों में घूम रहा होता है। अमितेश ने अपने एक हाथ से मीरा को उसकी कमर से पकड़ रखा था और दूसरा हाथ मीरा के चेहरे को सहला रहा था। मीरा अमितेश की चेस्ट पर सिर रखकर बोलती है, अमित मुझे घर जाना है। अमितेश मीरा के बालों को प्यार से सहलाता है और हाँ में सिर हिला देता है। वह मीरा के गालों पर हाथ रख बोलता है, ठीक है, हम घर जा रहे हैं। अगद अपने महत्वपूर्ण जगह पर ईडी की रेड पड़ने पर बौखला जाता है। वो अब किसी भी कीमत पर अमितेश को बर्बाद कर देना चाहता था। उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से अमितेश अपने मेंशन में था, इसलिए वो अमितेश के मेंशन पर अटैक करने का प्लान बनाता है। अगद संकीपन में गर्दन टेढ़ी कर खुद से बड़बड़ाता है, बस अब बहुत हुआ, ये चूहे बिल्ली का खेल,
अब ये अगद मान बताएगा मुझसे टकराने का क्या अंजाम होता है। अगद अमितेश की फोटो को अपने सामने कर उसे लाइटर के साथ जला देता है। जैसे जैसे फोटो जल रही थी वैसे वैसे अगद की खतरनाक और दिल दहला देने वाली हंसी बढ़ रही थी। अगद अपनी पॉकेट से फोन निकालता है और किसी को कॉल कर कुछ ऑर्डर देता है। रात के करीब 11 बजे अगद के आदमी अमितेश के घर में घुसते हैं। वे एक एक कर बाहर खड़े सिक्योरिटी को ठिकाने लगा देते हैं। अगद के गार्ड्स घर में हर जगह एक्सप्लोजन फीट कर देते हैं। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वे सभी अमितेश के मेंशन से बाहर आते हैं। उन सभी का लीडर फोन करके अपने बोस अगद को बताता है। बोस ऑल सेट। अगद गुड बोलकर फोन कट कर देता है। वह जल्दी ही अमितेश के मेंशन के बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वह अपने हाथ में रिमोट घुमाते हुए डेविल स्माइल कर रहा होता है। वो किसी साइको की तरह हंसते हुए कहता है, बस एक बटन और अमितेश बूमम। हा 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 हा। अगद पागलों की तरह हंसने लगता है। अगद अमितेश के मेंशन को बुरी तरह घूरते हुए कहता है, अलविदा मेरे दोस्त, गुड बाय, तुम्हारी आत्मा को कभी शांति ना मिले। ये बोलकर अगद बटन दबा देता है और पूरे मेंशन में एक के बाद एक धमाका होना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते मेंशन के चित्थड़े उड़ जाते हैं। धमाकों का शोर इतना ज्यादा था कि 5 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दे रही होती है। रात के 12:43 पर हर न्यूज चैनल पर एक ही खबर को एंकर बार बार चीख चीख कर बता रहे थे। जी हाँ, हमारे देश के जाने माने दा अमितेश रायचंद के घर पर हुआ अटैक। बम से उड़ाया गया अमितेश के पोशकीमती मेंशन को। आखिर कौन कर सकता है ये इतनी गिरी हुई हरकत। अभी किसी के मरने की पुष्टि पुलिस और जांच एजेंसियों द्वारा नहीं की गई है। ये देखिए, टीवी में अमितेश के मेंशन या यूं कहे खंडा की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। कोई न्यूज चैनल मेंशन की पहले की और अब की फोटोज को कंपेयर कर रहा था तो कोई कुछ। वही अमितेश रायचंद के मेंशन पर अटैक होने पर सरकार, सारी जांच एजेंसियां और पूरा पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया था। उन सभी के हाथ पांव फूल गए थे। वही अमितेश रायचंद के मेंशन पर अटैक होने पर सरकार, सारी जांच एजेंसियां और पूरा पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया था। उन सभी के हाथ पांव फूल गए थे। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि अमितेश जिंदा है या नहीं। क्या हुआ होगा उसकी फैमिली का। नील और महक दोनों एक ही बेड पर एक दूसरे को हग किए हुए सोए हुए थे। रात के 1 बजे नील का फोन जोर जोर से रिंग कर रहा होता है। नील कसमसाते हुए उठने की कोशिश करता है। वो एक नज़र अपनी बाहों में प्यार से सोई हुई क्यूट सी महक पर जाता है। वो महक के सिर को पिल्लों पर रखता है और खुद बेड से उठकर फोन उठाता है। फोन पर सामने वाले की बात सुन नील अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने सुना वो सब सच है या कोई अफवाह। नील कांपते हाथों से फोन पर अपनी पकड़ बढ़ाते हुए पूछता है, क्या ये सच है? तुमने इसकी जांच की? दरअसल नील को अमितेश के घर पर अटैक वाली न्यूज मिली थी। वो ये सब सुने एकदम सुन्ना हो जाता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह जल्दी से अपने इमोशंस पर काबू पा इस मामले की जांच के लिए कहता है। वह अमितेश और मीरा के फोन पर कई बार कॉल करता है पर हर बार फोन नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर बताता है। वह हार मानकर अपने आदमियों को पता लगाने का कहता है। नील फोन कटने के बाद सीएम को फोन कर 1 घंटे का अल्टीमेटम देता है इस मामले की तह तक जाने के लिए और असली कल्पित को ढूंढने के लिए। नील अपने सभी रिसोर्सेज लगा देता है दादी, अमितेश और मीरा की खबर जानने के लिए, क्योंकि वो इतना तो जानता था कि अगर उस समय घर में कोई होता तो पुलिस को किसी की लाश तो जरूर मिलती। बस इसी एक लॉजिक के सहारे नील उन सबको ढूंढने का ऑर्डर देता है। नील की आवाज सुन महक की नींद उचक जाती है। वह अपनी आंखें मसलते हुए उठती है। उसे खुद को पूरी तरह से जागने में 10 सेकंड का समय लगता है। वह देखती है कि नील बालकनी में किसी से ऊंची आवाज में बात कर रहा है। बात कहना शायद सही नहीं होगा, वो किसी को डांट रहा होता है। महक उबासी लेते हुए नील के पास जाती हैं। वह नील के कंधे पर हाथ रखकर उससे अलसाई सी आवाज में पूछती है, क्या हुआ है? तुम फोन पर किसे डांट रहे थे अभी? महक नील से जवाब की अपेक्षा करते हुए उसकी ओर देखती है। नील महक के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वह महक को रूम में ले जाकर कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो और बीच में कुछ नहीं बोलोगी तुम, ठीक है? महक मामले की गंभीरता देख नील को गर्दन हिलाकर सहमति देती है। नील महक को बताता है, सर के मेंशन पर अटैक हुआ है। पूरा मेंशन जलकर राख हो चुका है। महक नील की बात सुन हैरान हो जाती हैं। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है, तभी उसे नील की बात याद आ जाती है। तो वह नील से कुछ नहीं पूछती। नील एक गहरी सांस छोड़ते हुए आगे बोलता है, दादी, मीरा और सर तीनों उस समय घर पर नहीं थे। ये सुन महक को थोड़ी शांति मिलती है। इतने कम समय में वो मीरा के साथ बहुत अटैच्ड हो गई थी, इसलिए नील की यह बात सुन उसके मन को बहुत सुकून मिलता है। नील महक को वार्निंग देते हुए कहता है, मुझे अभी बहुत काम है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम अपना और दादू का ख्याल रखना, और हाँ, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना।
नील अपनी बात पूरी कर बिना महक का जवाब सुने वहां से बाहर चला जाता है। महक नील के जाने के बाद उसे जी भर कर कोसती है, पर फिर हाथ जोड़कर भगवान जी से उन सब की सलामती की दुआ मांगती है। हे भगवान जी, उन सब की रक्षा करना। मानती हूँ अमितेश सर बहुत गुस्से वाले हैं, पर अब जैसे भी है तो मीरा दीदी के पति ही। वो सब जहाँ कहीं भी हो बस सही सलामत हो। पूरी मुंबई में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि दा रायचंद एंटरप्राइज का सीईओ और उसकी फैमिली को किसी ने बड़ी बेरहमी से जलाकर मार डाला। हर घर, हर गली, हर नुक्कड़ पर यही बातें चल रही थी। हालांकि अभी इस घटना को हुए 4 घंटे ही हुए थे, पर इस घटना का असर पूरे इंडिया को हो रहा था। शेयर बाजार में भारी गिरावट, इंडियन इकोनॉमी भी बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुई थी। सब जगह सनसनी सी फैल गई थी। नील जल्दबाजी में कंपनी में जाता है। वहां पर सभी शेयर होल्डर और इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए लड़ रहे होते हैं। उनको देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता था कि ये सब पढ़े लिखे सभ्य इंसान है। नील जैसे ही मीटिंग रूम में दाखिल होने लगता है तभी उसका फोन रिंग करता है। वह बिना देखे फोन कट कर देता है क्योंकि सुबह से ही न्यूज चैनल्स वालों ने उसे फोन कर परेशान कर दिया था। वह फोन को पॉकेट में रख जैसे ही एक कदम और बढ़ाता है तभी उसका फोन एक बार फिर से रिंग करता है। वह फ्रस्ट्रेट होकर फोन रिसीव करता है और कहता है, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जब बोल दिया मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, कोई इंटरव्यू नहीं देना, तो क्यों पीछे पड़े हो? बलजीत सिंह के घर पर। बलजीत सिंह लिविंग हॉल में सोफे पर बैठा पैर पर पैर चाय आराम से ड्रिंक एंजॉय कर रहा होता है और कंचन बलजीत के कंधे पर मसाज कर रही होती है। बलजीत कंचन को सही से मसाज करने के लिए बोलता है। कंचन सही से मसाज करते हुए थोड़ी हिम्मत करके बलजीत सिंह से पूछती है, अब तो आप खुश हो ना? तो क्या अब मेरा मतलब? बलजीत कंचन के हाथ को अपने कंधों से झटकते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है? तुमने मुझे मेरे ही बेटे से दूर रखा और अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? नो नेवर। बलजीत कंचन के हाथ को अपने कंधों से झटकते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है? तुमने मुझे मेरे ही बेटे से दूर रखा और अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? नो नेवर। अभी तो तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बनाना बाकी है। तुम्हारा ऐसा हसल करूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। अब आगे। टीवी पर अब एक और खबर ने कोहराम मचा दिया था। हर एंकर गला फाड़ फाड़ कर कह रहा था, इस समय की सबसे बड़ी खबर, मिस्टर अमितेश रायचंद के मेंशन से मिली 2 लाश। बताया जा रहा है एक आदमी और एक औरत की है ये लाश। हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं हुआ है। ये लाशें मिस्टर और मिसेज रायचंद की ही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है मिस्टर अमितेश रायचंद की दादी मिसेज अनीता रायचंद भी उन्हीं के साथ उसी मेंशन में रहती थी। तो क्या ये संभव है कि वो दुर्घटना के समय वहां मौजूद नहीं थी? अभी के लिए हम बस रिपोर्टर्स आने तक इंतजार ही कर सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल से। द रायचंद एंटरप्राइज में नील अपनी एटीट्यूड मेंटेन रखे हुए मीटिंग रूम में एंटर करता है। सभी अच्छी तरह से जानते थे कि नील अमितेश का पर्सनल असिस्टेंट है और उसका कहा और अमितेश का कहा दोनों एक ही बात है। बिजनेस वर्ल्ड में किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अमितेश के पीए नील को ऑफेंड कर सके। नील रूम में आकर अमितेश की साइड वाली चेयर पर बैठ जाता है। इस कंपनी के 25% शेयर नील के नाम थे और ये शेयर अमितेश ने ही नील के नाम किए थे। इस हक से भी नील इस मीटिंग में आया था। नील के आने के बाद सभी मेंबर अपनी अपनी बात नील के आगे रखते हैं। पहला शेयर होल्डर अब मिस्टर रायचंद तो है नहीं और उनके जाने पर कंपनी के शेयर्स काफी डाउन हो गए हैं। हम बैकआउट करना चाहते हैं। एक इन्वेस्टर, अब मिस्टर रायचंद की गैरहाजिरी में हमारे रिटर्न की गारंटी कौन लेगा? हमें हमारा पैसा वापस चाहिए और वो भी फुल रिटर्न के साथ। ऐसे ही एक के बाद एक मेंबर अपनी भड़ास निकालते हैं। वही नील आराम से बैठा उनकी बकवास सुन रहा होता है। ऐसा नहीं था कि सभी बैकआउट करना चाहते थे। कुछ लॉयल इन्वेस्टर और शेयर होल्डर भी थे जो इस बुरे वक्त में अमितेश और उसकी कंपनी के साथ खड़े थे। करीब 1 घंटे की बहसबाजी करने के बाद सभी शांत हो जाते हैं क्योंकि वो सभी आपस में ही लड़ रहे होते हैं, जबकि नील बेफिक्री से चेयर पर बैठा हुआ था। ये देख सभी अपनी अपनी निर्धारित जगह पर बैठ जाते हैं। सबके चुप होने पर नील उन सब पर एक सरसरी नजर डालता है। वह अपने हाथ में पकड़े हुए पेन को उंगलियों के बीच घुमाते हुए पूछता है, क्या हुआ? अब सब चुप क्यों हो गए? बोलो। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए सभी अपना सिर नीचे कर लेते हैं। नील उन सब को इग्नोर कर अपनी चेयर से खड़ा होता है और अमितेश की चेयर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अब वो अपने असिस्टेंट वाली पोजीशन में आ गया था। वो उन सभी का नाम अनाउंस करता है जो इस कंपनी से बैकआउट करना चाह रहे थे। सबके नाम लेने के बाद वो बाकी सभी से पूछता है, अगर आप सभी भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आप पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नील के पूछने पर एक उम्रदराज आदमी जो इस कंपनी का एक मेन इन्वेस्टर भी था, वो बोलता है, मैं मिस्टर रायचंद के साथ हूँ। आज मेरी कंपनी चल रही है तो ये सब उनकी ही बदौलत है। मैं इन सभी की तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। इन सभी को आज कंपनी की खराब हालत दिख रही है, पर इनको ये नहीं दिखता
इस कंपनी ने इनके लिए क्या कुछ किया है। एहसान फरामोश। नील उस इन्वेस्टर के पास जाता है और उसे अपने हाथों से पानी पिलाता है। वह उगादी सभी की ओर एक नज़र देखता है और कहता है, जो भी इस कंपनी से जाना चाहता है वो जा सकता है। लेकिन नील थोड़ा ठहरकर जाने के बाद उसके लिए इस कंपनी के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जो भी फैसला करो इस बात को ध्यान में रख कर करना। नील वहां से जाते हुए कहता है, जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। अपना शेयर लेने के लिए मेरे कैबिन में आ जाना। ये बोल नील अपने कैबिन की ओर बढ़ जाता है। एक नोमल से विला में एक आदमी सोफे पर बैठे सिगरेट फूंक रहा होता है। उसके सामने वाले सोफे पर एक उम्रदराज महिला बैठी हुई थी। वह उस आदमी को बड़े ही घूर से देख रही होती है। वह आदमी उस महिला की नज़र अपने ऊपर महसूस कर गुस्से में टेबल पर लात मारते हुए कहता है, कितनी बार कहा है अपनी नजरें नीची रखा करो। कोई मेरे सामने आंख उठाए मुझे ये बर्दाश्त नहीं, फिर चाहे तुम ही क्यों ना हो, समझी। वह औरत उस आदमी की खतरनाक और डरावनी आवाज सुन अपनी नजरें फेर लेती है। वह हमें सिर हिला देती है। आदमी सिगरेट के धुएं से छल्ला बनाते हुए उस औरत से पूछता है, अगर मैंने सही समय पर तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया होता तो अब तक तुम उस आग में चने की तरह भून चुकी होती। ये कहकर वो आदमी हंसने लगता है। ये कोई सामान्य हंसी नहीं थी। उस आदमी के हंसने से उस औरत को कपकपी छूट जाती है। ये देख वह आदमी और जोर से हंसने लगता है। सभी इन्वेस्टर और शेयर होल्डर जो जाना चाहते थे वे सभी एक एक कर अपनी इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ कर लेते हैं। नील उन्हें उनकी रिटर्न से ज्यादा पे करता है। वही जो अभी भी कंपनी के स्पोर्ट में खड़े थे वो मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। सभी के जाने के बाद नील वापस से मीटिंग रूम में आता है। वह देखता है कि वहां पर कुल 7 इन्वेस्टर बैठे हुए थे। नील उन सभी को बड़े ही अदब से शुक्रिया अदा करता है और कहता है, हमारी कंपनी पर अपना विश्वास बनाए रखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आप अपने इस फैसले पर इन फ्यूचर बहुत प्राउड फील करोगे। वी प्रोमिस डेट यू विल नेवर रिग्रेट फॉर योर डिसीजन। नील सभी के साथ कुछ डिस्कस करता है और वहां से निकल जाता है। नील के जाने के बाद वे सभी इन्वेस्टर भी चले जाते हैं। नील टॉप फ्लोर पर जाकर सभी की अटेंशन अपनी ओर करता है। वह माइक में बोलता है, मे आई अटेंशन प्लीज। नील की आवाज सुनकर सभी एम्प्लॉइज हाल में इकट्ठा हो जाते हैं। सभी ऊपर की ओर नील को देखते हैं। सबका अटेंशन पाकर नील अपनी बात कंटिन्यू करता है, जैसा कि आप सभी को आज की ताज़ा खबरें पता ही है, तो आप सभी का इस बारे में जो भी सोचना है वो खुद तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। अगर इस कंपनी में वर्किंग हाउस के बीच में मैंने किसी को किसी भी बात पर गोसिप करते हुए देखा तो। नील धमकी भरे लहजे में कहता है और इससे आगे की बात अधूरी छोड़ देता है। सभी एम्प्लॉइज नील के कहने का मतलब अच्छी तरह से समझ रहे होते हैं। नील एक बार फिर से माइक ऊपर कर सर्द लहजे में बोलता है, यहाँ रहना है तो सभी को अपना 100% देना होगा, अदरवाइज यू कैन लीव। वी नीड एफिशिएंट एम्प्लॉइज नॉट द गॉसिप मंगर। नील के कहने का भाव स्पष्ट था कि जिसे काम करना है वो यहाँ रुक सकता है, नहीं तो जा सकता है। नील की धमकी के बाद सभी एम्प्लॉइज की खुसर फुसर बंद हो जाती हैं और सभी सीरियस होकर अपने काम पर लौट जाते हैं। अब तक न्यूज चैनल्स वालों ने एक ही खबर को दिखाए जा रहे थे। अब उनके पास एक और सनसनीखेज खबर आती है तो अब वो उसको भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाने लगते हैं। जी हाँ, अभी अभी हमारे सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आई है। द रायचंद एंटरप्राइज के लगभग सभी इन्वेस्टर्स ने बैकआउट कर लिया है। जी हाँ, अब ये जानना दिलचस्प होगा, क्या ये एंड है द रायचंद एंटरप्राइज का या होगा कोई चमत्कार? क्योंकि किसी भी कंपनी को चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत फाइनेंस की होती है। अब देखना है क्या द रायचंद एंटरप्राइज अमितेश की गैर मौजूदगी में चल पाएगी या हो जाएगी खत्म। आप सभी ने बिल्कुल सही गैस किया था, वो औरत और कोई नहीं बल्कि दादी ही होती है। दरअसल दादी अमितेश और मीरा के रूम में जाने के बाद इस मिस्टीरियस आदमी से मिलने के लिए निकल जाती है। वह अभी भी यह सोचकर ही कांप रही थी कि अगर इस मिस्टीरियस आदमी ने उसे इमीडिएटली मिलने के लिए नहीं बुलाया होता तो उसका क्या हाल होता। वही वो ये सोचकर भी खुश हो रही थी कि अमितेश और मीरा दोनों उस हादसे में मारे गए। अब उसे और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर अपने विला में टीवी के सामने बैठा वाइन पी रहा होता है। वह वाइन के गिलास को देख कहता है, अमितेश मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे बहुत खेद है। ये देखो, तुम्हारे जाने के गम में मैं इस शराब की मदद ले रहा हूँ। ये कहकर वो उठ जाता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। वो हंसते हुए ऊंची आवाज में बोलता है, गुड बाय मेरे जिगरी दोस्त, आखिर आज तू हार गया मुझसे, तू हार गया। हाँ 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 हाँ। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, क्या मेरा ही जलवा। अगर किसी को फोन कर अमितेश की कंपनी के बारे में पूछता है, क्या अपडेट है, क्या चल रहा है वहाँ। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है, बोस मिस्टर रायचंद के जाने के बाद कई इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। अभी उनका असिस्टेंट नील किसी तरह से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, पर यह सब इतना आसान नहीं है उसके लिए।
यूएस में पीयू और अबीर दोनों को अमितेश और मीरा के एक्सीडेंट के बारे में पता चल जाता है। अबीर तो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन पीयू खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके लिए मीरा सिर्फ उसकी बहन ही नहीं बल्कि उसकी सब कुछ ही थी। यह मीरा ही थी जिसने उसे एक माँ की तरह पाल पोस कर इतना बड़ा किया। उसकी हर बात, उसका हर दुख, हर तकलीफ उसके बिना बोले ही समझ जाती थी। वह बार बार अबीर से मीरा से बात कराने की जिद कर रही होती है। अबीर पीयू को शांत कराने की बहुत कोशिश करता है, पर पीयू उसकी एक नहीं सुन रही थी। अबीर हार मानकर पीयू को एक नींद का इंजेक्शन लगा देता है, क्योंकि इस समय उसे इस मामले की तह तक जाना था। उसे ये तो पता था कि अमितेश खुद को और मीरा को कुछ नहीं होने दे सकता था। रायचंद कंपनी में नील अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को दौड़ाए जा रहा होता है। उसके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। नील काम कर रहा होता है, तभी उसका फोन बिप होता है। वह एक नज़र फोन को देखता है। फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आई हुई थी। वह जल्दी से फोन ओपन कर वह मैसेज रीड करता है। मैसेज रीड करते ही उसके माथे पर चिंता की लकीर उभर आती है। वह एकदम से चेयर पर गिर जाता है। 2 घंटे बाद मीटिंग रूम में फिर से एक मीटिंग चल रही होती है, पर इस बार मीटिंग में सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं। नील अपनी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से कंपनी के फर्दर ऑपरेशन के लिए पूछता है। वो उन्हें अच्छी सी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए कहता है। इस समय नील के चेहरे पर चिंता के भाव झलक रहे होते हैं। अंगद के विला में अंगद अमितेश की कंपनी की पल पल की खबर रख रहा होता है। जैसे ही उसे नील की घबराहट और चिंता के बारे में पता चलता है तो वो और खुश हो जाता है। वह कंचन को फोन करता है। कंचन बलजीत सिंह के पैर दबाने में व्यस्त होती है। फोन रिंग करने पर वह अपने फोन की स्क्रीन पर नजर दौड़ाती है। वह जैसे ही अंगद का नाम अपने फोन की स्क्रीन पर फ्लैश होता देखती है तो उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ जाते हैं। वह बलजीत की ओर देखते हुए कहती है, वो अंगद मान का फोन, उनके पैसे। बलजीत सिंह एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, जान। बलजीत के इतने प्यार से जान बोलने पर कंचन का शरीर अकड़ जाता है। वह डरते हुए बलजीत के चेहरे की ओर देखती है, उसके एक्सप्रेशन देखने के लिए। अंगद के चेहरे पर डेविल स्माइल देख कंचन की रीढ़ की हड्डी भी सिहर जाती है। वह डर से कांपते हुए हकलाते हुए बोलती है, आप ऐसे। बलजीत सिंह कंचन के चेहरे पर एक उंगली चलाते हुए पूछता है, क्या हुआ बेबी, हकला क्यों रही हो? कंचन को इसी में भी पसीना आ रहा होता है। वह अपने फेस पोंछती है। वह अपन थूक निगलते हुए कहती है, नहीं तो मैं कहा। अंगद कंचन के चेहरे को अपने एक हाथ से भींचते हुए गुस्से में तमतमाते हुए कहता है, अब तुम उस क्या नाम था उसका? बलजीत कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए आगे कहता है, हाँ अंगद मान, उनका पैसा कैसे दोगी? ये तुम्हारी सिरदर्दी है। आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दिस। ये सुन कंचन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इतना ज्यादा अमाउंट देना उसके बस में नहीं था। ये सब सोचते हुए वो बलजीत के पैरों में गिर जाती है। कंचन रोते हुए बलजीत से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, बलजीत तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं कैसे? इतने पैसे? बलजीत कंचन को घृण भरी निगाहों से देखते हुए कहता है, ये सब कैसे करोगी? आई डोंट केयर। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। वह चिल्लाते हुए कहता है, गेट आउट। बलजीत की गुस्सैल आवाज सुन कंचन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो फर्श पर पड़े हुए थर थर कांपने लगती है। कंचन बलजीत को मनाने के लिए बहुत कोशिश करती है, पर बलजीत था कि उसकी शक्ल देखने के लिए भी तैयार नहीं था। वह अपने गार्डस को इशारा कर कंचन को बाहर फेंकने का इशारा करता है। कंचन बिलखते हुए रोते हुए बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर बलजीत को उस पर कोई तरस नहीं आता। बलजीत के गार्डस कंचन को बड़ी बेरहमी से उठाकर बाहर फेंक आते हैं। कंचन गली में पड़े हुए कभी खुद को देखती तो कभी बंद गेट को। वह मिस्टीरियस आदमी अपने रूम में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक टैब था जिसमें वो किसी के रूम का पूरा व्यू देख रहा होता है। जी आप सभी ने सही गैस किया। वह मिस्टीरियस आदमी नील के कैबिन को अपने हाथ में पकड़े हुए टैब में देख रहा था। नील हैरान परेशान सा अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। वह बिल्कुल किसी हारे हुए इंसान की तरह लग रहा होता है। उसके एक्सप्रेशन उसकी निराशा और बेबसी दर्शा रहे थे। नील को ऐसे हारा हुआ बेबस देख वह आदमी हंसने लगता है। उसकी हंसी कोई साधारण हंसी नहीं थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि किसी का भी दहला सकती थी। सभी मीडिया में यह बात फैल चुकी थी कि बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह मिस्टर अमितेश रायचंद और उनकी वाइफ मीरा रायचंद अब इस दुनिया में नहीं रहे। मिसेज नीलम रायचंद का कोई अता पता नहीं चल रहा था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। नील के लिए ये सब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। वह दिन रात एक कर अमितेश की मेहनत, उसके खून पसीने की कमाई को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहा होता है, पर यह सब उसके बस से बाहर होता जा रहा था। परिणामस्वरूप 2 महीने बाद नील कंपनी को शट डाउन करने का डिसाइड करता है।
जैसे ही यह खबर उस मिस्टीरियस आदमी तक पहुंचती है तो वो खुशी से पागल हो जाता है। वह अमितेश की फोटो जिसमें वह, मीरा और दादी तीनों स्माइल कर रहे होते हैं, उसको देखकर बोलता है, अब बस मेरा एक मकसद तो पूरा हुआ, बहुत जल्द ही मैं अपना दूसरा मकसद भी पालूंगा। वह दादी की तस्वीर पर हाथ फेरता है। वह अपनी आंखों में एक पागलपन लाते हुए कहता है, अब तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं, तुम्हें भी तो अपने पोते से मिलने की जल्दी होगी। वह दादी के चेहरे पर चाकू से क्रॉस लगाते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं पहुंचाऊंगा तुम्हें तुम्हारे प्यारे पोते के पास। ये बोल वह फिर से अपनी डरावनी हंसी हंसता है। उसकी दहशत भरी हंसी सुन वहां काम कर रहे सभी नौकर डर से कांपने लगते हैं। वह आदमी किसी को फोन कर कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और फोन कट कर देता है। एक जंगल में एक पुराने से खंडसी इमारत में एक बुजुर्ग महिला को एक चेयर पर बांधा हुआ होता है। इस समय वह महिला बेहोश पड़ी थी। उसके चारों ओर ब्लैक कपड़े पहने हटे कट्टे आदमी खड़े हुए थे। उन आदमियों में से एक आदमी का फोन रिंग करता है। वह आदमी फोन रिसीव करता है। सामने वाले की बात सुन वह आदमी जी बोस कहता है और फोन कट कर देता है। बाकी आदमी उस आदमी को सवालिया नजरों से देख रहे होते हैं। वह आदमी उस औरत के सामने ही बोलता है, इसे जंगली जानवरों का भोजन बनाने के लिए कहा है। वहां खड़े दूसरे आदमी उस आदमी की बात समझ नहीं पाते। वह आदमी जिसके पास फोन आया था वह एक्सप्लेन करता है, बोस ने कहा है इसे जंगली जानवरों के लिए जंगल में छोड़ अब दो। ये सुन वहां खड़े सभी उस बेहोश बुजुर्ग महिला को तरस भरी नजरों से देखते हैं। वह भी जानते थे कि उनका बोस कितना बेरहम था। वे सभी अपने बोस का ऑर्डर मानते हुए उस बेहोश बुजुर्ग महिला को जंगल के बीचों बीच जहां पर सबसे खूंखार टाइगर रहते थे वहां छोड़ आते हैं। जाने से पहले एक आदमी उस महिला के हाथ पांव खोल देता है। नील के अपार्टमेंट में अमितेश के एक्सीडेंट के बाद से नील उस अपार्टमेंट में कभी नहीं आया था। महक उसे बहुत फोन करती पर नील उसके फोन कॉल्स का कोई भी जवाब नहीं देता। महक नील के इस अनोइंग रवैये से परेशान हो चुकी थी। अब तो उसके दादू भी उससे नील के बारे में पूछते थे। महक उन्हें शांत करने के लिए बहाना बना देती है कि नील अपने बोस के साथ आउट ऑफ कंट्री गए हैं, उन्हें आने में कितना समय लगेगा ये कुछ कह नहीं सकते थे। अब महक को नील की हर बात उसकी क्यूट और बचकनी हरकतें याद आ रही होती है। वह नील के घर ना आने की वजह से गुमसुम सी रहने लगी थी। नील आजकल कंपनी में ही रहता था। वह हर हाल में इस कंपनी को बचाना चाहता था, पर कंपनी उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रही होती है। वह न चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मीरा और अमितेश के इस दुनिया से जाने के बाद से ही द रायचंद एंटरप्राइज का बुरा समय शुरू हो चुका था। नील काम करते हुए अपने ऑफिस में ही सो जाता था। उसे अपनी सेहत का, अपने लुक का कोई ख्याल नहीं था। वो बस हर हाल में इस कंपनी को बचाना चाहता था। थक हार कर वह इस कंपनी को वाइंड अप करने का फैसला करता है तो सभी उसके इस फैसले से शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि अकेला नील ही इस कंपनी और कंपनी में काम कर रहे सभी वर्कर्स की आखिरी उम्मीद थी। नील के हार मान लेने से सभी निराश हो जाते हैं। नील सबको उदास देख उन सभी से कहता है, आप सभी निराश ना हो, आपके लिए मैंने दूसरी जॉब की अरेंजमेंट कर दी है। मैंने आप सभी का नाम मेरे एक दोस्त को रिकमेंड किया है। वह आप सभी की कैपेबिलिटी देख आपको एक सुटेबल जॉब प्रोवाइड कर देंगे। सभी अपनी नम आंखों से नील को देख रहे होते हैं। उन सभी के मन में नील के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी, क्योंकि इतने मुश्किल समय में भी वो उन सभी के बारे में सोच रहा था। एक साल बाद एक ब्लैक हैट पहना आदमी अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। वह एक हाथ से अपने माथे को रब कर रहा था और दूसरे हाथ में एक पेन को घुमा रहा होता है। वह आदमी फ्रस्ट्रेट होकर अपने असिस्टेंट माधव को बोलता है, यू ऑल आर यूजलेस, जस्ट यूजलेस। तुम सभी बेकार हो, मैं किस बात की सैलरी देता हूँ तुम सबको। माधव उस आदमी के गुस्सा होने पर अपनी खैर मांग रहा था भगवान से। हे भगवान, इस राक्षस से बचा लो, पूरे 5100 का प्रसाद चाहूंगा। माधव अपने विचारों में घूम था, तभी उसे एक फाइल अपनी ओर उड़ती हुई आती दिखाई देती है। ध्यान कहीं और होने की वजह से माधव वो फाइल समय रहते पकड़ नहीं पाता। वह सीधा उसके मुंह पर लगती है। माधव फाइल को जैसे तैसे नीचे गिरने से बचा लेता है। वह सिर झुकाकर अपने बॉस को सॉरी बोलता है। वह आदमी माधव के पास जाकर उसका गला पकड़ लेता है। वह चिल्लाते हुए कहता है, कितनी बार कहा है बात करते हुए आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। नजरें वही चुराते हैं जिसके मन में कोई खोट हो। माधव का दम घुट रहा होता है। वह अपने बॉस की आंखों में देखकर सॉरी कहता है। उसके फिर से माफी मांगने पर वह आदमी माधव को छोड़ देता है। माधव टेबल का सहारा लेकर खुद को शांत करता है। वह लंबी लंबी सांसें लेता है और खुद से कहता है, हाश, बच गया। आज तो मेरा राम नाम सत्य होने से कोई नहीं बचा सकता था। माधव भगवान को मन ही मन धन्यवाद करता है। गुजरात के सूरत जिले में गुजरात के इस बड़े शहर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की काफी अच्छी संभावनाएं हैं। सूरत में सबसे अधिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11.5% है और ये दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है।
सूरत को भारत की हीरे की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, जहां दुनिया के 92% हीरे संसाधित और बिक्री के लिए जाना जाता है। एक आदमी एक बड़ी सी बिल्डिंग में बैठा होता है। उसने अपने फेस पर एक मास्क लगाया हुआ था और आंखों पर काला चश्मा। उस इंसान में से काफी डेंजरस वाइब्स आ रही होती है। उसके सामने 2 मिडिल एज के आदमी बैठे हुए थे। वह दोनों अपना सिर झुकाए हुए उस आदमी के बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं। वह आदमी उन दोनों से सर्द आवाज में पूछता है, बोलो। उस आदमी से बोलने की इजाजत मिलते ही उन दोनों में से एक बोलना शुरू करता है, सर, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया, पर हमें बस थोड़ा सा समय और चाहिए। वह आदमी कुछ सोचने की एक्टिंग करता है और कहता है, 3 दिन। 3 दिन दिए तुम्हें, अगर इन 3 दिनों में रिजल्ट वैसा नहीं आया तो। दूसरा आदमी हाथ जोड़ता है और आभार जताते हुए कहता है, जी सर, इस बार कोई गलती नहीं होगी। वो आदमी, यही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। दोनों उस आदमी को धन्यवाद कहकर वहां से चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक साथ कहते हैं, ये मिस्टर मीत का कितना खतरनाक हो रहा है। उन दोनों के जाने के बाद वह आदमी मिस्टर मीत भी चला जाता है। शाम के 6 बजे एक एवरेज से घर से एक औरत अपनी साड़ी से हाथ पोंछते हुए बाहर आती है और अपने पति को आवाज लगाते हुए कहती है, अजी, कहाँ हो आप? देखो शाम होने को आई है, सुनते हो? तभी उस औरत के सामने एक आदमी, जिसकी नीली आंखों वाला आदमी हल्के हरे रंग का कुर्ता पजामा पहने आता है, वो आता है और बड़े ही प्यार से कहता है, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा भला कभी हुआ है? ये कहकर वह आदमी उस औरत का हाथ पकड़ता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। वो औरत उस आदमी को हाथ मुंह धोने के लिए कहती है और खुद किचन में चली जाती है। उस औरत के जाने के बाद वह आदमी चेंज करके आता है। वह नीचे बिछी चटाई पर बैठ जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, अरे जान, आ जाओ, क्या कर रही हो किचन में? बहुत जोरों की भूख लगी है। वह औरत अपने हाथ में एक थाली लाती है और कहती है, बस आ गई, आज आपकी पसंद की खीर बनाई है, ये लीजिए। वो औरत खाना रखकर जाने लगती है तो वह आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है। वह औरत अपने हाथ को देखती है और पूछती है, क्या हुआ? कुछ और भी चाहिए क्या खाने में? वह आदमी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, तुम। ये सुन वह औरत मुस्कुराकर अपने पति के पास बैठ जाती है। वह आदमी उसे अपने हाथों से खिलाने का इशारा करता है। वे दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। खाने के बाद वह औरत बर्तन साफ करने चली जाती है। वह आदमी चटाई फोल्डकर साइड में रखता है और खुद भी किचन में आ जाता है। वह अपनी पत्नी को पीछे से हग करते हुए कहता है, जान, तुम ये सब रहने दो, ये मैं कर लेता हूँ। वह आदमी उसके हाथ से बर्तन लेकर खुद साफ करता है। वही वह औरत अपने पति को काम करते हुए देख रही होती है। सारा काम होने के बाद वह आदमी अपनी पत्नी को गोद में उठाता है और अपने रूम में ले जाता है। वह उसे लेटाते हुए कहता है, कितनी बार कहा है, ज्यादा काम मत किया करो, तुम्हें ऐसे समय में आराम की सख्त जरूरत है, लेकिन तुम हो कि कभी मेरी बात सुनती ही नहीं। उस आदमी के बोलने में नाराजगी साफ झलक रही होती है। अपने पति को नाराज होते देख वह औरत उठकर बैठ जाती है। वह अपने कान पकड़ते हुए माफी मांगती है और कहती है, ऐसा नहीं है, मैं सारा दिन आराम ही करती हूँ, सारा काम तो सीमा दीदी करती है, बस आपके लिए खाना ही तो बनाती हूँ। वह आदमी अपनी पत्नी को वापस से लेटाते हुए कहता है, जान, मुझे कुछ नहीं पता, आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, और रही बात खाने की, तो वो मैं बना दिया करूँगा। औरत, पर वर कुछ नहीं, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। वह आदमी अपनी पत्नी की बात पूरी भी नहीं होने देता। वह आदमी अपनी पत्नी को वापस से लेटाते हुए कहता है, जान, मुझे कुछ नहीं पता, आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगी, और रही बात खाने की, तो वो मैं बना दिया करूँगा। औरत, पर वर कुछ नहीं, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। वह आदमी अपनी पत्नी की बात पूरी भी नहीं होने देता। अब आगे, वह आदमी अपनी पत्नी को अपनी बाहों में लेकर सोने का कहता है। वह उसके बालों में हाथ फेरता है जिससे उसको जल्दी ही नींद आ जाती है। आप सभी को बता दूं, ये दोनों और कोई नहीं, हमारे मैन लीड अमितेश और मीरा ही है, बस इनका नाम चेंज हो गया। अमितेश ने अपना नाम बदलकर शिवाय रख लिया और मीरा का आराधना रख दिया था। दरअसल अभी आप सभी के लिए बीते 1 साल का सफर जानना बहुत जरूरी है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमितेश और मीरा दोनों अपने ऐशो आराम को छोड़कर एक साधारण सी जिंदगी जी रहे हैं, और दादी के साथ क्या हुआ है? फ्लैशबैक। मीरा अमितेश को घर जाने की जिद करती है, जिसे अमितेश मान लेता है। मीरा को अमितेश अपनी बाहों में उठा लेता है। क्योंकि मीरा के पाँव पर अभी प्लास्टर लगा हुआ था, अमितेश मीरा को कार में बैठाता है और खुद भी ड्राइवर सीट पर आकर बैठ जाता है। अमितेश एक नज़र मीरा को देखता है, जो अपने हाथ को ही देखे जा रही थी। उसके राइट हैंड पर खून लगा हुआ था। अमितेश मीरा का हाथ देख डर जाता है। वह जल्दी से मीरा का हाथ अपने हाथों में लेकर पूछता है, क्या हुआ जान, ये चोट? मीरा अमितेश से अपना हाथ छुड़वा लेती है और गुस्से में बोलती है, हम पहले हॉस्पिटल चल रहे हैं।
अमितेश को लगता है कि मीरा को ज्यादा चोट लगी है, इसलिए वह भी बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए कार को हॉस्पिटल की तरफ ले लेता है। हॉस्पिटल के एक वार्ड में मीरा एक चेयर पर बैठी हुई थी और अमितेश सिर झुकाए बेड पर बैठा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट को डांट रहा है और बेचारा बच्चा सिर झुकाए चुपचाप सुन रहा है। मीरा हॉस्पिटल में आते ही अमितेश को बोलती है, खुद को क्या कोई 30 मार खान समझते हैं? इंसान हो, इंसानों की तरह रहा करो। जब आपको चोट लगी थी तो इतना काम करना जरूरी था। बोला था खुद का ध्यान रखने का। बोलो, बोला था या नहीं? अमितेश बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हिला देता है। मीरा इमोशनल होकर अमितेश को कहती है, क्यों करते हो ऐसे? पता है न आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। फिर भी अमितेश मीरा को रोता देख अपना हाथ उसके चेहरे के पास ले जाता है। तभी मीरा अमितेश की आंखों में देखते हुए कहती है, अमित, मुझे आपके साथ एक नॉर्मल लाइफ बितानी है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। प्लीज अमित, हम कहीं शांति से नहीं रह सकते क्या, जहाँ सिर्फ हम दोनों हो? मीरा की बात सुन अमितेश के दिल में एक टीस उठती है। क्या वो अपनी वाइफ को एक खुशहाल लाइफ तक नहीं दे सकता था? वह मीरा के आंसू पोंछते हुए कहता है, जान, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। ये बोल अमितेश मीरा के माथे पर किस करता है। मीरा भी खुश होकर अमितेश के गले लग जाती है। अमितेश के बैंडेज करवाकर अमितेश और मीरा घर के लिए निकलते हैं। मीरा कार में ही सो जाती है। अमितेश मीरा की ओर देखता है और अपने मन में सोचता है, तुम्हें एक साधारण सी लाइफ चाहिए तो अब ऐसा ही होगा। अमितेश घर जाने से पहले किसी को फोन करके कुछ ऑर्डर देता है। अमितेश की कार अभी रास्ते में ही होते हैं, तभी अमितेश के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था, गुड बाय मेरे दोस्त, भगवान तुम्हें नर्क में भी जगह ना दे। अमितेश फोन में आया मैसेज रीड कर ही रहा होता है, तभी एक ओवर स्पीड से आता हुआ ट्रक अमितेश की कार को हिट कर देता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि अमितेश को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिलता। ट्रक ने मीरा की साइड से कार में टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से अमितेश की कार डिवाइडर से टकरा जाती है। एक दिन बाद मीरा और अमितेश दोनों एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। अमितेश को मीरा के कंपैरिजन में कम चोटें आई थी। अमितेश को मीरा से पहले होश आता है। वह होश में आते ही मीरा चिल्लाता है। वह सबसे पहले खुद को देखता है, सिर पर पट्टी, हाथ में ड्रिप और पैर पर प्लास्टर। अमितेश के सामने एक बार फिर से एक्सीडेंट वाला सीन घूम जाता है। मीरा का खून से सना चेहरा दिखते ही वो अपने हाथ से ड्रिप निकाल देता है और बेड से उतरकर लंगड़ाते हुए बाहर जाने लगता है। वह बार बार मीरा मीरा चिल्ला रहा होता है। अमितेश के रूम से बाहर आने पर एक नर्स की नज़र अमितेश पर पड़ती है। वह अमितेश को आराम करने के लिए कहती है, तभी अमितेश उस नर्स को अपनी लाल आंखों से घूरते हुए कहता है, दूर दूर हटो। वह नर्स अमितेश की लाल आंखें देख डर जाती है। वह हिम्मत करके अपना मुंह खोलती है, तभी उसे अमितेश की कपकपाने वाली सर्द आवाज सुनाई देती है, मेरी वाइफ कहाँ है? नर्स एक सेकंड में समझ जाती है कि वो उसके साथ एडमिट हुए पेशेंट के बारे में पूछ रहा है। वह नर्स अमितेश को मीरा के वार्ड की तरफ इशारा करती है। वह मुड़कर अमितेश को कुछ बोलने वाली होती है, तभी उसे अपने सामने कोई नहीं दिखता। ये देख वह जल्दी से डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। अमितेश मीरा के वार्ड में आता है। वह इस समय लंगड़ाकर चल रहा होता है। उसे खुद का दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वह लंगड़ाते हुए मीरा के बेड के पास पहुंचता है। तभी वहां पर एक डॉक्टर आता है। डॉक्टर अमितेश को शांति से समझाते हुए कहता है, देखिए मिस्टर रायचंद, आप अभी ठीक नहीं है। आपको अभी रेस्ट की सख्त जरूरत है। अमितेश डॉक्टर की बात को अनसुना कर मीरा की ओर इशारा करते हुए हकलाते हुए पूछता है, ये मेरी वाइफ, इसे होश क्यों नहीं? डॉक्टर अमितेश को बताता है, देखिए मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पर आप पहले यहाँ लेट जाइए। डॉक्टर अमितेश को दूसरे बेड की ओर इशारा करते हुए कहता है। अमितेश डॉक्टर की बात मान उस स्ट्रेचर पर बैठ जाता है। लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। डॉक्टर अमितेश को बताता है, देखिए मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, पर आप पहले यहाँ लेट जाइए। डॉक्टर अमितेश को दूसरे बेड की ओर इशारा करते हुए कहता है। अमितेश डॉक्टर की बात मान उस स्ट्रेचर पर बैठ जाता है। डॉक्टर एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहता है, आपकी वाइफ को काफी सीरियस चोटें आई है, हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ा। उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है, इसलिए उन्हें कल तक होश आएगा। ये सुन अमितेश डॉक्टर की ओर देखता है जैसे पूछ रहा हो, और तो कोई सीरियस इश्यू नहीं है ना? वह डॉक्टर एक अच्छा इंसान था, इसलिए वह अमितेश मीरा की हेल्थ के बारे में सब बता देता है और साथ में अमितेश के मेंशन वाला हादसा भी। वह अपने फोन में न्यूज दिखाते हुए कहता है, मैंने अभी तक इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया है, अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। ये सब देख एक पल के लिए अमितेश के चेहरे के भाव गंभीर हो जाते हैं। फिर वो खुद को शांत करता है और डॉक्टर से कहता है, क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ? डॉक्टर अमितेश को एक नया फोन देते हुए कहता है, सर आप ये यूज कर सकते हैं। डॉक्टर अमितेश को एक नया फोन देता है। अमितेश सबसे पहले नील को फोन करता है और कहता है, जो भी कंपनी से जाना चाहते हैं उनको चलता करो।
आगे क्या करना है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। नील कुछ कहता उससे पहले अमितेश फिर से ऑर्डरिंग टोन में कहता है, गलती से भी मेरा और मीरा का नाम मत लेना। हर जगह हिडन कैमरे लगे हैं। ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। अमितेश फिर से मीरा को देखता है। उसका पीला पड़ा चेहरा देख अमितेश के सीने में दर्द होता है। वह अपना हाथ बढ़ाकर मीरा के चेहरे को छूता है। अब तक हर जगह ये खबर फैल चुकी थी कि अमितेश और मीरा दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमितेश नील को फोन कर कंपनी बंद करने की इंस्ट्रक्शन देता है। हालांकि नील को अमितेश का यह फैसला सही नहीं लगता। वो फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कंपनी को बचाने के लिए। करीब 1 महीने बाद मीरा को डिस्चार्ज मिलता है, लेकिन मीरा अपने बारे में सब कुछ भूल जाती है। सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है। अमितेश उसे लेकर सूरत चला जाता है। वहां पर वह मीरा के साथ एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीने लगता है जैसा मीरा चाहती थी। अमितेश ने मीरा की खातिर एक साधारण जीवन व्यतीत करने लगता है। फ्लैशबैक एंड। अमितेश मीरा को अपनी बाहों में सोया देख प्यार से उसके चेहरे को सहलाता है। अभी तक मीरा को कुछ भी याद नहीं आया था। अब से मैं मीरा को आराधना और अमितेश को शिवाय ही लिखूंगी। आराधना सुबह कसम साते हुए उठती है। उसके सामने शिवाय का क्यूट सा चेहरा नजर आता है। वह शिवाय के चेहरे पर हाथ रखकर उसे उठने के लिए कहती है। शिवाय आराधना को वापस हग करते हुए कहता है, आरू आराधना का निकनेम सो जाओ। आराधना शिवाय के गाल पर किस करते हुए कहती है, आज काम पर नहीं जाना क्या? चलो अब अच्छे बच्चे की तरह उठो। शिवाय आराधना को अपने नीचे कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। उसने आराधना के दोनों तरफ अपने हाथों का स्पोर्ट ले रखा होता है। वह आराधना की आंखों में देखते हुए कहता है, ऐसे कौन उठाता है? कम से कम एक मिट्टी ही दे दो। आराधना शिवाय की चेस्ट पर हाथ रखकर उससे गैप बनाते हुए कहती है, कोई मिट्टी नहीं मिलेगी। मुझे पता है ये सब मुझे तंग करने के बहाने हैं। मैं नहीं देने वाली कोई मिट्टी विठी। आराधना शिवाय को हटाने की कोशिश करती है। शिवाय आराधना की नाक से अपनी नाक टच करते हुए कहता है, साहब जी, इस गुलाम पर थोड़ा तो रहम करो, इतनी ज्यादती। आराधना अपनी बाहों को शिवाय के गले में डाल देती है और मजे से उसकी एक्टिंग का मजा ले रही होती है। वह शिवाय के गालों पर अपने होंठ रख देती है और जल्दी से पीछे हट जाती है। शिवाय अपनी आंखें छोटी करते हुए आराधना को देखता है और मुंह बनाकर कहता है, ये क्या है? आराधना शिवाय के गाल खींचती है और बोलती है, तुम कितने क्यूट लग रहे हो, जी कर रहा है खा जाऊं तुम्हें। शिवाय आराधना को कमर से पकड़कर अपने ऊपर कर देता है। अब आराधना शिवाय के ऊपर लेटी हुई थी। शिवाय अपनी आंखों में शरारत लिए पूछता है, जान, तो तुम्हें रोका किसने है? खा लो, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। ये कहकर शिवाय आराधना को आंख मारता है। आराधना शिवाय की बात सुन शर्मा जाती है। वह अपनी नजरें झुका लेती है। शिवाय मौके का फायदा उठाकर अपने होठों से आराधना के होठों को सील कर देता है। पहले तो आराधना इस अचानक से हुए हमले से शॉक्ड रह जाती है, फिर वो भी सब कुछ भूलकर शिवाय का साथ देने लगती है। मुंबई में नील महक को लेकर एक हॉस्पिटल जाता है। वह महक को डांटते हुए कहता है, कितनी बार कहा है अपना ध्यान रखा करो, पर नहीं, तुम्हें तो मजा आता है मुझे परेशान करने में। महक सिर झुकाए सब कुछ सुन रही होती है। नील आगे बोलते हुए कहता है, ये रोंदू शक्ल मत बनाओ, इस बार मैं पिघलने वाला नहीं। आने दो माँ को, उन्हें बताऊंगा तुम्हारी सारी शैतानियां। महक छोटा सा मुंह बनाकर नील को देखे जा रही थी। वही नील पूरे गुस्से में उसे सुनाए जा रहा होता है। महक सिर झुकाए सब कुछ सुन रही होती है। नील आगे बोलते हुए कहता है, ये रोंदू शक्ल मत बनाओ, इस बार मैं पिघलने वाला नहीं। आने दो माँ को, उन्हें बताऊंगा तुम्हारी सारी शैतानियां। महक छोटा सा मुंह बनाकर नील को देखे जा रही थी। वही नील पूरे गुस्से में उसे सुनाए जा रहा होता है। महक कुछ देर के लिए तो नील की डांट सुनती है। थोड़ी देर बाद भी नील चुप नहीं होता तो महक गुस्से में नील को उंगली दिखाते हुए तेज आवाज में कहती है, चुप, एकदम चुप, कब से देख रही हूँ सुनाए ही जा रहे हो। देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम मुझे ऐसे डांट नहीं सकते। क्या हो गया अगर मैंने थोड़ा सा फास्ट फूड खा लिया तो? अब बेबी का फास्ट फूड खाने का मन था तो खा लिया। नील महक के चिल्लाने पर चुप होकर महक को देखता है। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर महक को घूरते हुए पूछता है, 4 प्लेट थोड़ा सा होता है? महक नील की बात सुन चुप हो जाती हैं। नील अपनी बात आगे जारी करते हुए कहता है, और खाना है? बताओ, मैं लेकर आता हूँ। बोलो, कितनी प्लेट लेकर आओ? 4, 6 या 10? बोलो। महक रोंदू सी शक्ल बनाते हुए कहती है, अच्छा सॉरी, आगे से बस 2 ही प्लेट खाऊंगी, पक्का। नील अपना हाथ अपने सिर पर मारते हुए कहता है, थोड़ी देर पहले तो तुम दर्द से कराह रही थी, और अब भी तुमको वही अनहेल्दी खाना खाना है। हाँ, नील थोड़ा रूड होकर बोलता है, आज से तुम बस घर पर बना हुआ हेल्दी खाना ही खाओगी। नो फास्ट फूड, नो स्पाइसी, घर चलो। महक सड़ा सा मुंह बनाकर नील के साथ चलने लगती है। नील महक को लेकर घर आता है।
रास्ते में महक बार बार नील को देखकर अजीब अजीब मुंह बना रही होती है। नील के घर पर नील अब अपने पहले वाले अपार्टमेंट की जगह अमितेश के दिए हुए एक विला में रहता था। अमितेश ने सीक्रेटली अपना एक बिजनेस और अपना एक विला नील के नाम कर दिया था, जो नील को अमितेश के एक्सीडेंट के 1 महीने बाद पता चलता है। अब नील अमितेश के उस बिजनेस को अपनी पूरी जी जान लगाकर ऊंचाइयों पर लाने की भरपूर कोशिश में लगा हुआ था। अमितेश और मीरा के जाने के 4 महीने बाद नील और महक भी शादी कर लेते हैं। तब तक महक की मां का इलाज भी पूरा हो गया था। अब उस आलीशान विला में नील, महक, दादू और महक की मां अंजलि और एक रहते थे। दरअसल महक 2 महीने से प्रेग्नेंट थी। प्रेगनेंसी की वजह से उसके मूड स्विंगर्स होते थे। उसका हट्टा मसालेदार खाना खाने का बहुत मन करता था। आज उसने 4 प्लेट चाट पापड़ी खाई थी, जिसकी वजह से उसके पेट में अचानक से दर्द हो गया था। वो तो शुक्र था नील उस समय महक के साथ था, नहीं तो उससे तो दर्द में चला भी नहीं जा रहा था। आराधना फ्रेश होकर घर में बने मंदिर में आरती करती है। शिवाय जो भगवान को मानना छोड़ चुका था, पर अपनी मीरा यानी आराधना की खुशी के लिए रोजाना मंदिर में आरती करते समय उसके साथ खड़ा रहता था। आराधना आरती के बाद किचन में जाकर अपने और शिवाय के लिए खाना बनाती है। शिवाय भी आराधना की हेल्प करने के लिए उसके पीछे पीछे किचन में आ जाता है। आराधना शिवाय के लिए आलू के पराठे बनाती है। तब तक शिवाय दही, अचार और चटनी तैयार कर बाहर ले जाता है। शिवाय यानी हमारा अमितेश, जो एक समय तरह तरह की डिशेज खाया करता था, वो अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आम इंसानों वाला सादा खाना खाता है। खाना खाने के बाद शिवाय आराधना को लेकर बाजार जाता है। उसके साथ गांव के कुछ और कपल्स भी बाजार जाते हैं। दरअसल वो सभी शिवाय अमितेश के सबसे भरोसेमंद गार्ड्स थे, और लड़कियां जो अमितेश ने मीरा की सेफ्टी के लिए अपॉइंट की थी, वो सभी उन गार्ड्स की पत्नी बनने का किरदार निभा रही होती है। आराधना बाजार में अपने गांव के लोगों को देख शिवाय की बाजू पकड़कर खींचती है। शिवाय आराधना को इशारे से पूछता है कि क्या हुआ। आराधना शिवाय को उस ओर देखने का इशारा करती है जहां उसके गांव के लोग खरीदारी कर रहे थे। शिवाय उस ओर देख आराधना को बहाना बनाते हुए कहता है, वो कल जब हम काम से आ रहे थे तब हम सभी ने आज एक साथ बाजार में खरीदारी करने का प्लान बनाया था। वो क्या है ना, इससे सामान सस्ता मिल जाएगा अगर ज्यादा लोग खरीदेंगे तो, बस इसीलिए ये सब। शिवाय सोच सोचकर बहाना बना रहा होता है। आराधना शिवाय की बात सुनकर खुश हो जाती हैं। वह चाहते हुए शिवाय से कहती है, अरे वाह, फिर तो मैं एक साड़ी और आपके लिए एक नया कुर्ता पजामा लूंगी, सस्ते रेट में मिल जाएगा, है ना। आराधना अपनी आंखों में चमक लिए शिवाय की ओर देखती है। शिवाय आराधना की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, जान, अगर तुम चाहो तो मैं साड़ की पूरी दुकान खरीद सकता हूँ। तुम्हारा पति इतना तो कमाता ही है। आराधना जल्दी से ना में जवाब देते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, मुझे पूरी दुकान नहीं चाहिए, और वैसे भी पतिदेव, अब हमें थोड़ी बचत करनी चाहिए, एक नन्हा मेहमान जो आने वाला है। आराधना अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है। मुंबई में अंगद अपने एक गोपनीय अड्डे पर गुस्से से बौखलाया होता है। वह अपना सारा गुस्सा निर्जीव सामाश पर निकाल रहा होता है। वो गुस्से में सामान इधर उधर पटकते हुए कहता है, ये सब एकदम से। अंगद अपने सबसे खास आदमी को फोन कर कहता है, 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा इंडिया से बाहर जाने का बंदोबस्त करो, जल्दी। मुंबई में अंगद अपने एक गोपनीय अड्डे पर गुस्से से बौखलाया होता है। वह अपना सारा गुस्सा निर्जीव सामाश पर निकाल रहा होता है। वो गुस्से में सामान इधर उधर पटकते हुए कहता है, ये सब एकदम से। अंगद अपने सबसे खास आदमी को फोन कर कहता है, 1 घंटे के अंदर अंदर मेरा इंडिया से बाहर जाने का बंदोबस्त करो, जल्दी। आराधना फ्रेश होकर घर में बने मंदिर में आरती करती है। शिवाय जो भगवान को मानना छोड़ चुका था, पर अपनी मीरा यानी आराधना की खुशी के लिए रोजाना मंदिर में आरती करते समय उसके साथ खड़ा रहता था। आराधना आरती के बाद किचन में जाकर अपने और शिवाय के लिए खाना बनाती है। शिवाय भी आराधना की हेल्प करने के लिए उसके पीछे पीछे किचन में आ जाता है। आराधना शिवाय के लिए आलू के पराठे बनाती है। तब तक शिवाय दही, अचार और चटनी तैयार कर बाहर ले जाता है। शिवाय यानी हमारा अमितेश, जो एक समय तरह तरह की डिशेज खाया करता था, वो अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आम इंसानों वाला सादा खाना खाता है। खाना खाने के बाद शिवाय आराधना को लेकर बाजार जाता है। उसके साथ गांव के कुछ और कपल्स भी बाजार जाते हैं। दरअसल वो सभी शिवाय अमितेश के सबसे भरोसेमंद गार्ड्स थे, और लड़कियां जो अमितेश ने मीरा की सेफ्टी के लिए अपॉइंट की थी, वो सभी उन गार्ड्स की पत्नी बनने का किरदार निभा रही होती है। आराधना बाजार में अपने गांव के लोगों को देख शिवाय की बाजू पकड़कर खींचती है। शिवाय आराधना को इशारे से पूछता है कि क्या हुआ। आराधना शिवाय को उस ओर देखने का इशारा करती है जहां उसके गांव के लोग खरीदारी कर रहे थे। मुंबई में अंगद अपने एक गोपनीय अड्डे पर गुस्से से बौखलाया होता है। वह अपना सारा गुस्सा निर्जीव सामाश पर निकाल रहा होता है। वो गुस्से में सामान इधर उधर पटकते हुए कहता है, ये सब एकदम से। अंगद अपने सबसे खास आदमी को फोन कर कहता है,
1 घंटे के अंदर अंदर मेरा इंडिया से बाहर जाने का बंदोबस्त करो, जल्दी। अब आगे। शाम को अंगद एक मास्क की हेल्प से अपना फेस कवर कर समुद्र के रास्ते से इंडिया छोड़ने की फिराक में था। वो शिप में एंटर करने ही वाला था, तभी उसे एक कड़क और रुबदार आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो शॉक्ड रह जाता है। अंगद अपने सामने खड़े 2 आदमियों को खड़ा देख डर जाता है। वह अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देता, पर अंदर तक कांप रहा होता है। वो खुद को कंट्रोल कर पूरे कॉन्फिडेंस से उन दोनों को देखता है। सामने खड़े आदमियों को देख वह अपने कदम पीछे लेता है। 2 आदमी काले रंग के कोट पहने काले रंग की शेड्स लगाए खड़े होते हैं। वह अंगद को पीछे जाते देख अपने होठों को किनारे से उठाते हुए कहते हैं, आज खुद भगवान भी नहीं बचा सकता तुझे, तैयार हो जाओ अपनी मौत के लिए। अंगद जल्दी से पीछे मुड़ता है और शिप की ओर भागता है। वो शिप में चढ़कर जल्दी से चलाने के लिए कहता है, देख क्या रहे हो, जल्दी चलो। अंगद सेलर यानी शिप का ड्राइवर को कोई रिस्पॉन्स न देता देख चिढ़कर कहता है, लगता है तुम अब और जीना नहीं चाहते, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो। अंगद ये सब बोलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं वे दोनों उसके पास तो नहीं आ रहे। वे दोनों आदमी और कोई नहीं, वही 2 लोग थे जो मिस्टर मीत के सामने म्याऊं यानी डर कर बैठे थे। अंगद शिप स्टार्ट न होता देख बौखला जाता है। एक तरफ उसकी मौत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और दूसरी तरफ उसका आदमी सेलर शिप को चला ही नहीं रहा था। ऐसे में अंगद बौखला जाता है। वह अपनी गन निकालकर सेलर पर पॉइंट करता है और उसे धमकी देता है, अभी के अभी यहाँ से चलो, अगर तुम्हारी वजह से मुझे कुछ भी हुआ तो देख लेना मैं। अंगद गुस्से में इतना ज्यादा खो गया था कि उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह मैं के आगे कुछ बोलता तभी उसको अपने सिर पर एक सख्त चीज महसूस होती है। अंगद एक गैंगस्टर था, इसीलिए उसे पता था कि उसके सिर पर क्या है। ये समझते ही उसके माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। वह डरते हुए पीछे पलटता है। उन दोनों में से एक आदमी जो कद काठी में ज्यादा ही मजबूत था, वो अंगद पर गन पॉइंट किए हुए था। अंगद को नहीं पता था कि उसने इन दोनों को कैसे नाराज किया है, पर उसे बस इतना पता था कि ये दोनों जल्लाद उससे खफा है। चलिए मैं आपको इन दोनों से मिलवाती हूँ। ये दोनों अंडरवर्ल्ड के किंग बादशाह के लेफ्ट हैंड जैन और राइट हैंड अमन थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है। ये दोनों बादशाह यानी किंग के सबसे खास और भरोसेमंद आदमी थे। इनकी स्किल्स भी बहुत डेंजरस थी। जब बात किसी को मारने की या मिशन की होती तो ये दोनों रोबोट से भी डेंजरस हो जाते थे। इन दोनों को तड़फा तड़फा कर मारने में बड़ा मजा आता था। अगर एक बार कोई इनकी नज़र में आ जाए तो उसे इनसे भगवान भी नहीं बचा सकता था। इनको देखकर ही अच्छे अच्छे अपनी पैंट गीली कर देते थे। ये दोनों बादशाह यानी किंग के सबसे खास और भरोसेमंद आदमी थे। इनकी स्किल्स भी बहुत डेंजरस थी। जब बात किसी को मारने की या मिशन की होती तो ये दोनों रोबोट से भी डेंजरस हो जाते थे। इन दोनों को तड़फा तड़फा कर मारने में बड़ा मजा आता था। अगर एक बार कोई इनकी नज़र में आ जाए तो उसे इनसे भगवान भी नहीं बचा सकता था। इनको देखकर ही अच्छे अच्छे अपनी पैंट गीली कर देते थे। 2 घंटे बाद अंगद एक बंद छोटी सी जगह पर पड़ा होता है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही वह अपनी आंखें झट से बंद कर लेता है। जिस जगह पर अंगद को कैद किया था वहां का कलर बहुत ही ज्यादा आंखों को चुभने वाला था। अंगद चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। अंगद को ज्यादा ब्राइट कलर्स से प्रॉब्लम थी। अंगद अपनी आंखों कसकर बंद कर लेता है और पागलों की तरह चिल्लाता है। ये कलर उसके दिमाग को खराब कर रहे होते हैं। अंगद को उन रंगों को देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सिर पर हथौड़े बरसा रहा हो। एक दूसरे रूम में आराम से बैठे दोनों जैन और अमन अंगद को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। अमन एप्पल खाते हुए पूछता है, तुम्हें क्या लगता है बॉस क्या करने वाले हैं इसके साथ? ये पूछ अमन अपना एप्पल जैन की तरफ उछाल देता है। जैन एप्पल कैच करता है और बाइट करते हुए मजे से एप्पल को एंजॉय करता है। जैन के इस रिएक्शन के बाद अमन उछलकर बैठ जाता है और अपनी आंखों में चमक लिए जैन से पूछता है, क्या सच में बॉस इसके साथ मजे करना चाहते हैं? वाव, ये तो सच में बहुत एक्साइटिंग है। क्या मैं आज बॉस से मिल पाऊंगा? जैन अमन के सिर पर मारते हुए कहता है, चलो। ये कहकर अमन एप्पल खाते हुए बाहर निकल जाता है और अमन उसके नाम से बुलाते हुए उसके पीछे भागता है। अमन जैन के पास पहुंचकर एक जंप करता है और जैन की पीठ पर चढ़ जाता है। अमन को ऐसी बच्चों जैसी हरकतें करते देख जैन के होंठ ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं। अमन किसी बिगड़ेल बच्चे की तरह बोलता है, बड़े भाई आज आप मुझे कार तक ऐसे ही लेकर जाओगे, नहीं तो मैं। जैन अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कड़क आवाज में पूछता है, नहीं तो तुम क्या? बोलो क्या करते तुम मिस्टर अमन? अमन अपना सिर नीचे झुका लेता है और गिल्टी फील करते हुए कहता है, आई एम सॉरी सर, मैं अपनी लिमिट्स भूल गया था सीनियर। ये दोनों सगे भाई थे पर इन दोनों के बिहेवियर में जमीन आसमान का फर्क था। जहाँ जैन सख्त मिजाज का था तो अमन मजाकिया किस्म का। अमन को सैद होते देख जैन कुछ नहीं बोलता। अमन हमेशा कोशिश करता अपने भाई के करीब जाने की,
पर हर बार जैन उसके और अपने बीच अदृश्य दीवार बना देता। यही सब याद कर अमन की आंखें भर आती है। वह जैन को कभी अपने आंसू नहीं दिखा सकता था, इसलिए वह अपना सिर झुका लेता है और चलने के लिए कदम बढ़ाता है तो वह चौंक जाता है। जैन द मोस्ट खड़ूस, कभी ना झुकने वाला इंसान उसके लिए अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। ये देख अमन को लगता है कि यह सब उसकी इमेजिनेशन है, इसलिए वह सिर झटक कर आगे बढ़ जाता है। अमन ने बमुश्किल से 2 कदम ही बढ़ाए होंगे तभी उसे जैन की कमांडिंग आवाज सुनाई देती है। जूनियर अमन, कम बैक एंड टेक योर पोजीशन। अमन जल्दी से जैन के पास जाता है और फाइटिंग के लिए तैयार हो जाता है। शिवाय और आराधना दोनों बाजार से बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। आराधना अपने लिए बस एक सी ग्रीन कलर की साड़ी लेती है और सेम कलर का शिवाय के लिए पैंट कोट। शिवाय यानी अमितेश ने मीरा की याददाश्त जाने के बाद कभी भी पैंट कोट नहीं पहना था। ये बात आराधना भी अच्छे से जानती थी, पर फिर भी उसके हाथ खुद ब खुद उस कोट की तरफ बढ़ गए। घर आने के शिवाय आराधना को अपनी बाहों में उठा लेता है। आराधना एकदम से उठाने पर हड़बड़ा जाती है। वो खुद को गिरने से बचाने के लिए अपने हाथ शिवाय की गर्दन पर लपेट देती है। शिवाय आराधना को ऐसे उठाए हुए ही बेड पर ले जाता है और उसे लेटते हुए कहता है, अब तुम आराम करो, वैसे भी आज बहुत भाग दौड़ की है तुमने। आराधना बेड से उठने लगती है तभी शिवाय उसे आंखें दिखाते हुए कहता है, कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। आराधना का 7वां महीना चल रहा होता है, इसलिए उसे जल्दी ही नींद आ जाती है। आराधना के सोने के बाद शिवाय यानी अमितेश किसी को फोन करता है। 2 मिनट बाद 2 आदमी और एक औरत उनके घर में आते हैं। शिवाय बाहर आकर उन्हें सख्त टोन में ऑर्डर देता है, तुम लोगों के पास 10 मिनट है, सारा काम हो जाना चाहिए। 1 सेकेंड रुककर, तुम्हारी लेडी बॉस सो रही है, इसलिए थोड़ा सा भी शोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो। वह अपनी आगे की बात जानबूझकर अधूरी छोड़ देता है। अपने बॉस की धमकी सुन वे तीनों जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हैं और वहां से ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। 10 मिनट बाद वे तीनों अपना काम कर घर से चले जाते हैं। शिवाय आराधना के पास जाता है और उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए उसे उठाने लगता है। वाइफी, चलो उठो और खाना खा लो। आराधना कसमसाते हुए अपनी आंखें थोड़ी सी खोलती है। वह शिवाय को देखकर एक स्माइल करती है और फिर से सो जाती है। शिवाय आराधना को सोता देख अपना सिर हिला देता है। वह आराधना के लिए खाना लेकर आता है। आराधना आज इतनी ज्यादा थक गई थी कि उससे अपनी आंखें भी नहीं खोली जा रही थी। शिवाय आराधना को अपनी गोद में बैठाता है और उसके सिर को अपने सीने से लगा लेता है। उसके गाल पर प्यार से किस करके कहता है, चलो अच्छे बच्चे की तरह मुंह खोलो। आराधना मुंह खोलती है। वह आंखें बंद किए हुए ही शिवाय के हाथों से खाना खा लेती है। शिवाय आराधना को खाना खिलाने के बाद वापस से लेटाता है। वह प्लेट उठाकर ले जाने को होता है तभी उसे आराधना की अलसाई सी प्यारी सी आवाज आती है, अब तुम भी अच्छे बच्चे की तरह खाना खा लेना। ये बोल आराधना एक पिल्लो को हग करके सो जाती है। शाम के 7 बजे अंगद जोर जोर से पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। वो उस रूम का गेट खड़का रहा होता है, तभी उस रूम का डोर ओपन होता है। यस देख अंगद एक राहत की सांस लेता है। वो उस रूम से निकलकर बाहर की ओर भागता है। वहां पर एक आदमी अपना फेस कवर किए खड़ा हुआ था। अंगद को उस आदमी से जानी पहचानी वाइबस आ रही थी। जैसे ही अंगद बाहर भागने के लिए कदम बढ़ाता है तो मास्कमैन बिना टन हुए पूछता है, जानना नहीं चाहोगे तुम्हारी ये हालत क्यों हुई? अंगद भी काफी समय से यह जानना चाहता था कि उसने अंडरवर्ल्ड के किंग को कैसे नाराज कर दिया। वो एक नज़र डोर को देखता है तभी वह आदमी फिर से कहता है, अगर तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो तो। आगे की बात अधूरी छोड़ देता है। अंगद आधी बात सुनकर ही समझ जाता है कि वो चाहकर भी यहाँ से बच नहीं सकता, इसलिए वह हार मानकर उस आदमी से कहता है, किंग मेरा मतलब मैंने आपको कैसे? वह आदमी हंसते हुए कहता है, यही जानना चाहते हो ना, तुमने मुझे कैसे नाराज कर दिया है ना? अंगद झट से अपना सिर हिलाता है। वह आदमी हंसते हुए अंगद का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अंगद मान, खुद को अंडरवर्ल्ड का किंग बनने के सपने देखना तुम्हें बहुत महंगा पड़ गया। वह मास्कमैन अंगद के चारों तरफ एक चक्कर लगाते हुए कहता है, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, मुझे धोखा देकर, और उससे भी बड़ी गलती तुमने मेरी जान को हट करके की। मैं उस पर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुमने तो। अंगद कंफ्यूज सा उस आदमी की बात सुन रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने कब किंग और उसकी वाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वह कंफ्यूज्ड होकर बोलता है, मैंने कब? वह मास्कमैन अपना मास्क हटाता है। अंगद जो अभी तक ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसने कब किंग को अनजाने में अपना दुश्मन बना लिया, वह उस आदमी का चेहरा देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हकलाते हुए बोलता है, अमितेश, तुम तो। अमितेश अपना मास्क फिर से अपने चेहरे पर लगा लेता है। वह एक आईब्रो उठाते हुए कहता है, तुम तो मर गए थे, है ना? यही सोच रहे हो ना तुम? अंगद हमें सिर हिलाता है।
जब वो अमितेश की आग उगलती आंखों में देखता है तो जल्दी से नामे सिर हिला देता है। अमितेश को देख अंगद की कपकपी छूट जाती है। उसका पूरा शरीर पसीने में लथपथ हो जाता है। अंगद अमितेश को देख सब समझ जाता है कि उसकी इस हालत के पीछे अमितेश ही है। रीजन उसे पता ही था। अमितेश अपना एक हाथ ऊपर कर 2 उंगलियों से किसी को अंदर आने का इशारा करता है। अमितेश का इशारा पाकर 2 आदमी अंदर आते हैं। उनके हाथ में एक इलेक्ट्रिक चेयर जो शॉक देने के लिए यूज की जाती है वो होती है। वे अंगद को जबरदस्ती उस चेयर पर बैठाते हैं और अच्छे से बांध देते हैं। सारा काम होने के बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं। अमितेश अंगद के सामने आकर एक चेयर पर बैठ जाता है। वह अंगद को लाचार और असहाय देख एक लूक देता है और कहता है, चलो आज सारा हिसाब चुकता करते हैं। अमितेश एक एक करके अंगद के गलत काम और धोखे गिनवाता है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। आखिर तक अंगद की हालत बहुत खराब हो जाती है। उस रूम में अंगद के चीखने चिल्लाने की आवाज गूंज रही होती है। बाहर खड़े सभी गार्ड्स को अंगद की हालत पर तरस आता है, पर वो आहे भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अंगद की अधमरी हालत देख अमितेश उसे उठाते हुए कहता है, डोंट वरी मेरे दोस्त, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुम्हें। अमितेश फिर से एक इशारा करता है। एक आदमी एक बड़ा सा पिंजरा लिए रूम में एंटर करता है। अंगद अपनी अध खुली आंखों से पिंजरा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह मुंह फाड़े अमितेश को देखता है। अमितेश उस आदमी को एक लूक देता है। उस आदमी के जाने के बाद अमितेश वह पिंजरा खोलता है। उस पिंजरे से एक बड़ा सा बाज बाहर आता है और अपने पंख फड़फड़ाते हुए अमितेश के कंधे पर बैठ जाता है। अमितेश उस बाज को देखकर पूछता है, शान, भूख लगी है क्या? अमितेश की बात सुन वह बाज अपने पंख फड़फड़ाता है। ये देख अमितेश एक नज़र अंगद को देखता है जो डर के मारे पीला पड़ चुका था। अमितेश अंगद की ओर इशारा करते हुए कहता है, जाओ, वो रहा तुम्हारा खाना, याद रखना इसने तुम्हारे बॉस और मैडम को मारने की कोशिश की थी। अमितेश की बात सुन बाज गुस्से में पंख फड़फड़ाता है और उड़कर अंगद के पास जाता है। वह सबसे पहले अंगद की एक आंख पर चोंच मारता है, जिससे अंगद की जोर से चीख निकल जाती है। अमितेश उस बाज जिसका नाम शान था उसे अंगद की अच्छे से खातिरदारी करने का कहकर वहां से चला जाता है। अमितेश के वहां से जाने के बाद उस रूम से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई देती है। रात के 9 बजे आराधना घर के दरवाजे पर एक चेयर लगाए शिवाय का इंतजार कर रही होती है। वह बार बार उठकर गेट तक जाती और निराश होकर वापस आ जाती। ऐसे ही इंतजार करते हुए उसको आधा घंटा हो जाता है। तभी उसे शिवाय आता हुआ दिखाई देता है। वह भागकर शिवाय के पास जाती है और उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और उसके बाद रोते हुए अंदर चली जाती है। शिवाय अपने गाल पर हाथ रखे आराधना को जाते हुए देखता है। वह जल्दी से उसके पीछे भागता है।